अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी है आपकी ज़िंदगी? अल्लाह करे ठीक ठाक हो, और अगर नहीं भी है तो दुआएं करें, इंशाल्लाह अच्छा हफ्ता गुजरेगा। थोड़ा मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग मुझे बीमार नज़र आ रहे हैं, और आसपास के ज़्यादातर लोगों को फ्लू हुआ हुआ है। तो अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम आपको अपने शो पे बताते रहते हैं वो इस्तेमाल करते रहें। खैर, हमारा आपका रिश्ता इसी तरह डेवलप हुआ है कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, आप उसको ट्राई करके देखते हैं, आपके ऊपर सही जचती हैं या आप पे सूट करती हैं तो आप उसे अपनाते हैं प्रैक्टिकली। अब हमारे आपके रिश्ते की बात नहीं, अगर मैं एक माँ और औलाद के रिश्ते की बात करूँ आज के शो में, तो वही वाली बात है कि ये बातें मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, लेकिन आज की बात थोड़ी मुख्तलिफ है। जब औलाद बच्चे के जब औलाद जो है वो माँ के कोख में होती है, जिसे कहते हैं वो में होती है, तो तभी वो अपनी माँ से वो मोहब्बत, वो उनसियत, उसकी आवाज़ सुनना, वो सब इस दुनिया में आने से पहले ही सब चीज़ों से वाकिफ़ हो जाती है। माँ का हंसना, माँ का रोना, माँ की इमोशनल स्टेट, सब चीज़ें उस पर मैटर करती हैं। माँ उससे बातें करती है और माँ की आवाज़ वो पैदा हो इस दुनिया में आने से पहले ही औलाद पहचानना शुरू कर देती है। तभी तो कहते हैं कि माँ गोद में उठाती है तो बच्चा चुप हो जाता है, माँ की आवाज़ सुनाई देती है तो बच्चा चुप हो जाता है। किसी और से क्यों नहीं इस तरह संभलता? क्योंकि इस आवाज़ से और इस उनसियत, उसको पहले से ही उनसियत होती है, उसको पहले से ही वाक़फ़ियत होती है, और इसीलिए वो अपनायत महसूस करके बिल्कुल सुकून वाले स्टेट में आ जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, हम हर चीज़ अपनी माँ की सुन रहे होते हैं। ऐसे रिस्पेक्ट करना अपने टीचर्स की, यहाँ तक कि अब्बू के साथ कैसा रवैया रखना, ये तक भी हमारी अम्मी हमें समझाती हैं। अगर वो उनकी अब्बा से लड़ाई हो जाए तो वो सारे कैथारसिस हमसे करती हैं, तो कभी कभार हमें भी अब्बा पे गुस्सा आने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है, शऊर आता है, सो अम्मी की बताई हुई चीज़ों पर अमल करते 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 हम थोड़ा सा डगमगाने लगते हैं। जब हमें शऊर आ जाता है, हम ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, हम ज़िंदगी को अलग परसेप्शन से देख रहे होते हैं, तो फिर हम ये अम्मी को समझाना शुरू कर देते हैं, नहीं अम्मी ये आपकी गलती है, इसको आप दुरुस्त करें। क्योंकि अम्मी भी इंसान है, वो भी कहीं से कोई कोर्स करके नहीं आई हुई एक माँ बनने का, बल्कि वक्त के साथ साथ चीज़ें, वो अपनी उम्र के साथ साथ चीज़ें सीखती हैं। मगर मैंने देखा है कि कुछ बच्चियाँ इतनी ज़्यादा शायद उनको शऊर नहीं आता या मैच्योरिटी नहीं आती कि वो अम्मी की ही बात पर सारी ज़िंदगी चलती रहती हैं और कभी कभार नुकसान भी उठाती हैं। सो अम्मी की बातों पे चलने से ज़्यादातर तो फ़ायदे ही होते हैं, लेकिन कभी कभार अगर आपकी अम्मी उतनी समझदार नहीं है जितनी आप हो गई हैं या होना चाहती हैं, तो फिर कहीं कहीं वो उनकी जो कही हुई बातें हैं वो आपको ज़िंदगी में थोड़ा ही सही लेकिन नुकसान पहुंचाती हैं। और ये कैसे, कि आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, और आज हमारे शो पे भी सुनेंगे और देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अम्मी जो समझाती थी और मैं सुनती थी वो गलत थी। मुझे अम्मी को समझाना चाहिए था कि अम्मी नहीं, क्योंकि किसी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती, और माँ अपनी बच्चे की लाइफ परफेक्ट बनाना चाहती है, लेकिन कभी कभार वो माँ बन के सोचती है। सो आइए आज हम वो वाली बातें डिस्कस करेंगे जो हमारी सबसे करीबी शख्सियत, हमारी माँ की, हमें नहीं सुननी चाहिए। देखते हैं वो कौन सी बातें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज कितनी अजीब सी बात है कि हम बैठे अपनी अम्मा की बातें करने, और वो बातें जो उन्होंने हमें सिखाई, सारी बातें सिखाई, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने उन्हें सिखाई, और वो फिर कहने लगी कि हाय लेट हो गया, पहले बताती ना, पहले हमें अकल ही नहीं थी। सो ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, एक तरफ है मेरी गज़ल सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसी हैं? दूसरी तरफ है हिना चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्र मुबारक। थैंक यू सो मच। और यहाँ है शर्मीन अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भाई, साफ बात ये है, जब ये टॉपिक आया ना मेरे जहन में, तो मुझे बहुत दिमाग में डोंट्स आ ही नहीं रहे थे अम्मी के।
ढूंढ ही आ रहे इतना थे। मुश्किल टॉपिक है। अगर अपने माँ की तारीफें करनी हो ना, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी हो तो इतनी सारी चीज़ें निकल आती हैं। हाँ। लेकिन अगर आपको, क्योंकि ये एक इमोशनल अटैचमेंट होती है ना आपकी अपनी मदर के साथ, तो आपको उनकी हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें जिससे लोग सीख सकें, तो आज हम थोड़ा सा उन चीज़ों को ओपन अप करेंगे। हालांकि खतरनाक टॉपिक भी है, घर जाके बहुत डांट पड़नी है इसके बाद के नेशनल टेलीविजन पे डिस्कस अच्छा, करते आपस की बात है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो इस शो में अपने अब्बा को इंक्लूड करूंगी, क्योंकि वो होता है ना जो शादी के बाद अम्मी कभी कभार कान भरती है ना ऐसे, ये वो मेरी अम्मी नहीं करती थी, मेरे अब्बू करते थे। अच्छा, हाँ, वो आई डोंट नो, ज़्यादातर मैंने अम्मियों को करते देखा, मेरी अम्मी नहीं करती थी। मेरी अम्मी को अगर कोई भी बात कहती थी ना, तो मेरी अम्मी वो जवाब देती थी कि मैं उनसे, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन मैं अपने सारे दिल के जो फपोले हैं वो मेरे अब्बू को बताती तो दो होते हैं ना, मदर और फादर, एक थोड़ा लीनियंट होता है, एक थोड़ा हाँ। स्ट्रिक्ट होता है। तो आपके साथ उल्टा हुआ ना। हाँ। फादर आपके बड़ा वो हो गए, लीनियंट जैसे हो गए। अक्सर जो दामाद की और सास की होती है अनबन रहती है, क्योंकि दामाद समझता है कि सास कान भरती होगी बेटी के। मेरे उल्टा था, मेरे ससुर और दामाद की अनबन रहती थी, क्योंकि मेरे भैया को लगता था मेरे अब्बू कान भरते हैं मेरे, उसको पता था मेरी अम्मी की नेचर ऐसी नहीं। तो मेरे अब्बू वो वाली ममता शादी के बाद उनमें आ गई थी। अच्छा, ये हुआ वो वैसे हुआ। यही होता है जनरली, जहाँ मदर्स अपनी बेटियों को पैसिफाई करती हैं और क्वाइट डाउन करती हैं, तो वहाँ फादर्स पर सुनते हैं, क्योंकि किसी को तो बैलेंस करना है ना। क्योंकि कभी कभार आपको समझदारी वाली बातें दूसरी तरफ से नहीं सुननी होती, सिर्फ अपनी सुनानी होती है। वेंट आउट करना होता है। हाँ, और कोई आपको बस थपथपी दे दे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप रो लें, हाँ, आप तुम सही कह रही हो। दिल का बड़ास निकाल लें। और औरतों के लिए तो कहा जाता है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो कोई भी अगर चीज़ बताने जाए ना प्रॉब्लम, तो वो उसका सोल्यूशन पहले से नहीं सुनना चाहेगी। वो चाहेगी मेरे पूरी एक सुन ले, सारी कहानी कोई सुन ले, मुझे समझे, हासिस हो जाए। उसको सोल्यूशन से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता। एग्जैक्टली, उसको सिर्फ अपना निकालनी होती है पता है, फ्रस्ट्रेशन। ये प्रोग्राम करने का रीज़न एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं। बहुत सारी बच्चियां जो कि छोटी उम्र में जिनकी शादियां हो जाती हैं, बहुत नाइव होती हैं, बहुत ज़्यादा इतनी उनको समझ नहीं होती है, तो फिर वो सिर्फ अपनी अम्मी की समझ पे चलती हैं। ऐसा ही है। ठीक है, तो हर किसी के घर का माहौल डिफरेंट होता है। नो डाउट अम्मियों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और बहुत दफ़ा वो सही मशवरे भी देती हैं, लेकिन कभी कभार बहुत सारी बच्चियों का घर भी माँओं की वजह से तबाह हुआ है। इसकी एक वजह ये है ना, मतलब अब हमारे माँ बाप हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फरिश्ते हैं। गलतियाँ तो उनसे भी हो सकती हैं, वो भी किसी न किसी पॉइंट पे गलत हो सकते हैं। और ये बहुत सारी जगहों पे होता है कि माएँ जो हैं वो अपनी बेटियों को या बेटों को भी गलत चीज़ें सिखा रही होती हैं। हो सकता है कि उनको भी ये रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि ये चीज़ गलत है। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती ही कर रही होती हैं। और कभी कभार आप ये देखिए कि बेटियां, आज के ज़माने में तो एजुकेशन इज़ अ मस्ट। यस। और आप ये देखेंगे कि हमारी जो वालदाएँ हैं, मतलब मेरी अम्मी तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन बहुत सारी वालदाएँ ऐसी हैं जो इतनी एजुकेटेड भी नहीं होती। और एजुकेशन के साथ निदा, पहले ज़माना और अब की कंपैरिजन अगर आप करें तो सोशल मीडिया आ गया, पता नहीं क्या क्या चेंजेस आई हैं टेक्नोलॉजिकली, तो वो उस तरह से उन चीज़ों से अवेयर भी नहीं थी। उसके बाद जो ज़माना आने वाला है आज से 10 या 20 साल के बाद, उसमें क्या क्या चैलेंजेस होंगे, वो उनके लिए अपने बच्चों को रेडी भी नहीं रखती थी। वही ना, फॉर एग्जांपल अगर बेटी ने आके, मैं मिसाल दूंगी, अगर मेरी जानने वाली हैं, उनकी बेटी ने उनको आके कहा कि उनका मियाँ उनको तवज्जो नहीं देता या उनकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पा रहे, तो अम्मी ने हस्बैंड को, अगर बीवी से कुछ और डिमांड्स हैं या बीवी की हस्बैंड से कुछ और डिमांड्स हैं, माओ को क्या पता कि वो डिमांड्स क्या हैं। तुम अम्मी ने कहा बस तुम किचन में लग जाओ, तुम खाने पकाओ। मियाँ को नहीं चाहिए थे खाने, मियाँ को बीवी का साथ चाहिए था, वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। तो अम्मा ने गलत रुख दिया तो बेटी गलत रुख पे चली गई, तो वो फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होने पाई। तो मैं आज का शो करने का मकसद ये है कि हर वक्त अम्माएँ दुरुस्त नहीं हो सकती, आपको अपनी भी अकल जो है वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिसके साथ रह रही हैं उसको आप सबसे बेहतर जानती हैं, बिल्कुल आपकी अम्मा नहीं जान सकती उसको। एक मैगज़ीन आता होता था ना, पता नहीं अब भी आता है कि नहीं आता, जिसमें हमेशा कहानियाँ आती होती थी, 3 औरतें 3 कहानियाँ। अभी मैं परसों ही बैठ के वो मैगज़ीन पढ़ रही थी, तो उसमें यही कहानी आ रही थी। लड़की ने अपनी आप बीती बताई हुई थी कि मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी और मुझे जो अम्मी ने सिखाया था मैंने वही सीखा। उन्होंने कहा कि ससुराल वालों को मुँह नहीं लगाना, उनको लिफ्ट नहीं करानी, शादी से पहले से अपनी बाउंड्रीज सेट करना। तो वो कहती है हालांकि मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे थे, सास और ससुर ही थे उसमें,
लेकिन कहती क्योंकि अम्मी ने सिखाया ये था कि नहीं, वो तुम्हारे शौहर को तुमसे छीन लेंगे, उसकी कमाई खाना चाहते हैं, तो तुमने उनको लिफ्ट नहीं करानी। तो कहती मैंने यही सीखा। सारी ज़िंदगी मैंने उनके साथ बड़ा बुरा किया और फिर कुछ अरसे बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अम्मी ने भी लिफ्ट कराना छोड़ दी वहाँ, और सास ससुर भी नहीं थे फिर उसके साथ। एक तो ये चीज़ होती है ना, शुरू से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि शुरू में ही जिस तरह से आपने अगर सेटअप रखना है, सारी ज़िंदगी वही चलना है, जिसको आपने जिस चीज़ की आदत डाल दी, समझे वही इंप्रेशन आपकी सारी ज़िंदगी आपको आपके हस्बैंड आपके ससुराल वाले लेके चलेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, आपको कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ अपनी चीज़ें मनवानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि बस जो आपने शुरू में गुस्सा दिखाना है तो सब डर जाएंगे, बस क्या बड़ी गुस्से वाली हैं, कोई आपको तंग नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद भी चेंज होती है वक्त के साथ साथ, विद एज बहुत ज़्यादा चेंज होती है। आप एज के साथ, आई रिमेंबर जब मेरी शादी हुई थी, मैं बहुत इमेच्योर थी, आई वाज वेरी यंग। जब मैं अपने 20s में मिड 20s तक पहुंची तो मैं एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान थी, क्योंकि मैं सारी, लेकिन वही बात कि वो सारी ग्रोइंग अप शादी के बाद हुई थी, आई डोंट नो, लेकिन इंसान का आई फील के इसलिए मैं यंग मैरिजेस के भी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जब आप इतने छोटे होते हैं, आपके माँ बाप आपको एक इस तरह के रिश्ते में कमिट कर देते हैं, लेकिन आप, क्योंकि आप तो इतने यंग होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपको क्या चाहिए है अपने लाइफ पार्टनर में, आपको किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप सबके डिसीजंस जो है मान लेते हैं, और फिर जब आप उस एज में पहुंचते हैं जहां आपको सेंसिबिलिटी आना शुरू होती है, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे भी आई फील के पेरेंट्स कभी कभार मिस्टेक कर जाते हैं, जहाँ जो आपके लिए लाइफ पार्टनर चूज़ किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो लाइफ पार्टनर वो चूज़ कर रहे हैं वो वाकई आपके लिए अच्छा साबित हो। ऐसे ही है। कभी कभार ऐसा भी होता है जो बच्चे खुद भी चुनते हैं वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होता है, जबकि पेरेंट्स कभी कभार उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, अगेंस्ट होते हैं। एग्जैक्टली। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम खुद डिसीजन लेते हैं ना तो हम उसको ऑनर करते हैं, हम छोटी मोटी चीजें होती हैं, बिल्कुल सही, यार अब मैंने डिसीजन लिया है तो अब मुझे निभाना है, है। अगर कोई और आपके गले किसी को डाल देता है ना तो फिर आपको और बुरी लग रही होती है और भारी लग रहा होता है कि ये तो मेरे ऊपर डाल दिया गया है, तो ये मैं ज़बरदस्ती का रिश्ता हम निभा रहे हैं। इसलिए बच्चों की शादियों में ऑनेस्टली उनको फुली फ्रीडम देना चाहिए, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप चले मुझसे शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी हिम्मत बढ़े। प्लीज़। अम्मा की बहुत मुश्किल होती है वो बातें सोचना, क्योंकि मैं तो उनकी फ़ैन हूँ। बहुत सारे रवैये जो उनके होते हुए मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह ये क्या है, मैं उनके जाने के बाद कहती हूँ सही रवैये थे। एक ऐसा चीज़ अम्मी में थी जो कि अम्मी को खुद बहुत नुकसान हुआ उस चीज़ से। अम्मी बहुत ब्लंट थी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, मुंह पे हर बात कह देती थी हर किसी के, तो उसकी वजह से उनको प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हुई, पर्सनल लाइफ में उनको प्रॉब्लम नहीं हुई उससे, क्योंकि लोगों को पता था कि ये दिल और बाहर और अंदर से एक जैसे, जो जानते थे उनको। तो हाँ, जैसे लाइक मेरी दादी के ताल्लुकात बहुत उनसे अच्छे रहे, मगर बहुत सारे ख़ानदान में लोग डरते भी रहे कि इसको कुछ बोलें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अम्मी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जिसकी वजह से कभी कभार हम भी कहते थे अम्मी चुप हो जाए, अम्मी क्या बोल रही हैं, अम्मी चुप हो जाए। तो वो मुझे अम्मी को लगता था कि इतना नहीं होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब लोग काफ़ी नुकसान उठाते हैं, बहुत, उन्होंने खुद भी बहुत नुकसान उठाए, और वो मेरी सास के सामने भी कुछ भी बोल देती थी, मेरे मियाँ के सामने भी कुछ भी बोल देती थी। उन्होंने बहुत सालों बाद आके उनकी पर्सनालिटी को समझ लिया। जो लोग साथ रहते हैं या रिश्तेदार होते हैं वो तो समझ लेते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो एक गलत इमेज कायम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जिया बच्चन का एक इमेज पूरी दुनिया के सामने आ गया है, हमें नहीं पता अंदर से वो कैसी हैं, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका होना, लेकिन निदा ब्लंट होना और चिड़चिड़ा होना दो अलग अलग चीज़ होना। हाँ, चिड़चिड़ी नहीं, वो ब्लंट थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में है वो बोल दिया। हाँ, तो वो मैं अम्मी से ये कहती थी कि आपको 100% नहीं ब्लंट होना चाहिए, 80% हो, 20% थोड़ी सी, और फिर जो ब्लंट होता है उसमें लचक भी नहीं होती है। कुछ लोग तो इतने समझदार होते हैं कि कोई अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कोई बात भी करनी होती है ना तो वो उसको उस तरह से मोल्ड करके करते हैं कि बात भी कर जाते हैं। यही कहने वाली थी कि आजकल का जो ज़माना है, आई वुड से 80% भी ब्लंट नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक। Exactly. आप अगर डिप्लोमेसी से अपनी बात करेंगे ना, देखिए मैंने अभी रिसेंटली पिछले 2-3 साल में ये सीखा है कि आप कुछ भी कह दें वो मसला नहीं है, आप किस तरह से कह रहे हैं वो मसला है। वर्ड्स हैं आपके, क्योंकि बड़ी सी बड़ी बात भी आपकी अगर बात से कोई हर्ट भी हो रहा है Exactly. तो आप हिपोक्रेट ना हो, आप वो ना करें, साफ बात दोगलेपन करें। ना हो, लेकिन आप तरीके से बोलें। हाँ, और वो लोग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो उनको बहुत सुकून होता है अंदर से, क्या हम तो भाई मुंह पे बोल देते हैं, हम तो ब्लंट हैं, लेकिन
मैं ये कहती हूँ कि जो ब्लंट हैं वो कभी कभार अपने जुमलों से दूसरे को ज़ख्मी कर देते हैं। यस और इससे मुझे इख्तलाफ रहा हमेशा अम्मी से, और मैं कहती रही कि ये दिस इज़ रॉन्ग। मैं हमेशा कहती रही उनको, आई डोंट नो उन्होंने शायद समझा हो, कभी शायद नहीं समझा हो, लेकिन ये एक बात थी जिससे मुझे हमेशा इख्तलाफ रहा कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए इंसान। ओवर टू यू, नो कंप्लेंट्स टू हस्बैंड। मैं इस चीज़ से अपनी मदर के एग्री नहीं करती थी, और मैंने उसको प्रैक्टिस भी नहीं किया। अम्मी मेरी कहती थी कि आपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद ही सॉल्व कर लो, आप शिकायतें ना करो किसी से, और स्पेशली आप हस्बैंड से शिकायत इसलिए ना करो क्योंकि मेरी मदर हाउसवाइफ थी। वो पूरा दिन घर में फादर का इंतज़ार करती थी, उनके लिए खाना पकाती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी, सारी चीज़ों को हैंडल करती थी। और जब मेरे फादर वाज अ लॉयर तो वो बहुत उनकी हेक्टिक जॉब थी, तो वो जब आते थे तो मेरी अम्मी उनको कोई चीज़ अगर घर में होती भी थी ना, कोई परेशानी वाली, तो उनको नहीं बताती थी। वो कहती थी नहीं नहीं, ये बेचारा पूरा दिन थक के काम करके आया है, अब उसको थोड़ा सुकून होना चाहिए घर में, कोई ऐसी बात ना करो। उससे क्या होता था, वो चीज़ें पाइल अप होती जाती थी। अगर किसी ने आपके साथ कोई ज़्यादती की तो ज़ाहिर आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करेंगे ना वो चीज़ें, या आपके साथ कोई ऐसा मसला जो आप हैंडल नहीं कर सक रहे हो तो आप उसको अपने हस्बैंड के साथ शेयर करोगे। वो कहती थी कि नहीं, वो बाहर की चीज़ें करें, मैं खुद ही हैंडल करूँगी, मुझे करना है। बच्चों के अगर कोई प्रॉब्लम हो कुछ, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने ऊपर इतना ओवर बर्डन हो गई, वो इतनी सारी चीज़ें ले ली कि वो एक समटाइम्स ये भी होता है कि वो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती हैं। यस कि फिर मेरे फादर ने कहा कि अच्छा वो उस दिन वो हुआ था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब वो क्या कहें, मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगे। हाँ। तो ये मुझे लगता था कि ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपने बेशक आप घर में कोई आता है उस वक्त आप फ़ौरन से बस ना हो जाएं, उनको कंप्लेंट्स के साथ थोड़ा उनको टाइम दें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद तरीके से अपनी सारी चीज़ें बताएं। तो मेरी मदर की ये होती थी, हर चीज़ अपने ऊपर लेती थी और हर चीज़ सोचती थी कि मैं खुद करूं, फादर को तंग ना करूं, परेशान ना करूं। अगर किसी ने कह दिया तो उसको दुख होगा, वो क्या सोचेगा कि अब ये भी तो आपने उनकी इस बात से ये सीखा कि नहीं नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल यस मेरे साथ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। मतलब मैं समझती हूँ दुनिया में सबसे बड़ा वो मेरा दोस्त है, मुझे समझता है। अब तो मुझे इतना ज़्यादा समझ गया है कि मैं कुछ ना भी कहूँ तो वो समझ जाता है कि कुछ हुआ है, समथिंग रॉन्ग। तो इसका मतलब शेयर करनी चाहिए, मतलब 100% छुपानी नहीं चाहिए, कैसे सोच के compatibility assume होगी? करके कि वो उसको परेशानी हो जाएगी, ये वो नहीं। तो उससे पार्टनर का मतलब मिसकम्युनिकेशन। क्या है, आप इक्वली ये सारी चीज़ें शेयर करते हो, यही पार्टनरशिप होती है ना। हाँ। तो आपको अपने पार्टनर को आई थिंक हर चीज़ बतानी चाहिए, तभी आप सोल्यूशन भी मिलके निकाल सकते हो उस चीज़ का, और बेहतर सोल्यूशन निकल सकता है। और आई थिंक ये जो आपने बात की है ना, ये हमारी पुरानी अम्मियों का प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे तो हम लोग तो 9 सिबलिंग्स हैं ना, हाँ। हम लोग माशाल्लाह इतने सारे बच्चों को संभालना और उसके लिए एक सही मीन से एक ईमानदारी के साथ पैसे कमा कर लाना मुश्किल जोक। तो मेरे फादर बहुत मेहनत करते थे, और तो वो इस चीज़ को रियलाइज करती थी कि वो बहुत मेहनत करता है, घर में थका हुआ आता है, दो मतलब सुबह एक तो उनकी जॉब होती थी कोर्ट में, दूसरा वो अपनी प्रैक्टिस करते थे, तो वो आते थे घर में थोड़ा सा रेस्ट करते थे, फिर शाम में जाते थे अपने ऑफिस में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, प्राइवेट प्रैक्टिस। तो उसका एहसास करते हुए मेरी मदर जो है वो अपने ऊपर ले रही होती थी हर चीज़। मेरी ये अम्मी भी का माइंडसेट होता है ना कि क्योंकि मियाँ वर्क स्ट्रेस नहीं आके घर में डिस्कस करे तो हम घर की फैमिली जो वो इश्यूज हैं, डायनामिक्स हैं, उससे स्ट्रेस आउट ना करें। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो आपका हस्बैंड काम पे है, आप उन लोगों को नहीं जानते, उनसे आप लोगों का आपका कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए उनका आके आपसे डिस्कस करना इट डजंट मेक सेंस। लेकिन फैमिली और बच्चे तो आपके हस्बैंड के भी उतने ही हैं ना जितने आपके। अगर आप अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करेंगे तो वो हाउ विल ही बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। तो और शार्मिन दूसरी बात ये होती है कि पहले घर में वो हाउसवाइफ थी, अब जो जैसे मैं वर्किंग हूँ, ठीक है ना, तो मैं पूरा दिन अपने शौहर के आने का इंतजार नहीं करती, मैं भी उन्हीं चीज़ों से गुजर रही होती हूँ। बिल्कुल सही। हज़ारों लोगों से डील बिल्कुल सही। एग्जैक्टली मेरे भी वही प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। मैं ये सोचती हूँ कि जो घर के जो प्रॉब्लम्स हैं हम दोनों को मिलकर शेयर मिलकर करें। शेयर करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? हर वक्त चुप रहना तुम्हारा है। तो मैं यही बात करने लगी थी कि ये सिचुएशन जो है ना, ये बड़ी रेलिवेंट है, क्योंकि मेरी अम्मी, आप तो मिली हुई हैं बिल्कुल, कि अम्मी सब की मिले भी, हुए हैं हाँ, आपकी अम्मी से। तो वो पब्लिक भी मिली हुई है हाँ। बल्कि अम्मी से, कि अम्मी की यही आदत रही है कि अपने हक के लिए वो आवाज़ नहीं उठा पाती थी। और बहुत सारी जगहों पे ये होता था कि वो अगर कोई कुछ बोल भी गया है तो वो वहाँ पे चुप कर जाती थी कि यार बेटे इस चीज़ को दरगुजर करना चाहिए, इस चीज़ को दरगुजर करना चाहिए। तो ये एक चीज़ मैंने अम्मी से
नहीं सीखी है कि हर सिचुएशन को और हर चीज़ को दरगुजर नहीं किया जा सकते। अगर कोई चीज़ मुझे बुरी लग रही है तो वो एक पॉइंट पे मुझे बतानी है कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है, ठीक है। तो अम्मी का तो यही था कि अब्बू को नहीं बताना कि वो परेशान होंगे, और अम्मी मतलब हाउस वाइफ थी और अम्मी ने सारा बर्डन ही अपने ऊपर लिया हुआ था कि मतलब एक पॉइंट ये था कि अब्बू, क्योंकि अब्बू की अपनी कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो अब्बू ज़्यादा शहर में रहते भी नहीं थे, वो बिज़ी होते थे, वो हमेशा ट्रैवल कर रहे होते थे, तो साइट्स पे होते थे हमेशा। तो एक पॉइंट ऐसा आया था, एक टाइम ऐसा आया था कि अब्बू को ये भी नहीं पता था कि मैं कौन सी क्लास में हूँ या मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मेरे रिजल्ट आने में, क्योंकि अम्मी ने अपने ऊपर इतना बर्डन किया था, अम्मी ने अब्बू को बताया भी नहीं। तो जब अब्बू घर आए हैं तो अब्बू कह रहे हैं अच्छा हिना के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अम्मी ने कहा हाँ फाइनल एग्ज़ाम्स है। तो वहाँ पे अब्बू को भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे पता ही नहीं है कि मतलब तुमने मुझे बताया ही नहीं। अम्मी ने कहा आप काम पे रहते हैं और आप इतने बिजी होते हैं कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, ये चीज़ें बताना नहीं चाहती। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि तुम उस वक्त ही जब छोटी थी तभी तुम्हें ये रियलाइज होता था कि अम्मी बिल्कुल चुप रहती हैं, अम्मी बिल्कुल अपने हक के लिए कभी ये नहीं तो बोलती। मतलब बचपन से हम लोगों ने ये चीज़ देखी है और कि तुम ऐसी नहीं हो। मैं नहीं हूँ। हाँ। मैं एक पॉइंट तक हूँ कि चलो ठीक है, जो सिचुएशन होती है कि यार अच्छा इस चीज़ को दरगुजर किया जा सकता है वहाँ कर देती हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, मेरे ऊपर बात आ रही है कि मेरी मेंटल पीस जो है उसके ऊपर बात आ रही है, तो फिर मुझे लगता है मैं बोलती हूँ और वहाँ पे बोलना बनता है। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, ये तो खैर अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आप अपनी मदद खुद करेंगे तो फिर आपकी और मदद उससे आपके होगी। बच्चे भी सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक चीज़ छोटा सा करनी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज अम्मियाँ नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन बहुत सारी अम्मियाँ रियलाइज़ करेंगी, बहुत रिलेटेबल बातें हम करेंगे कि आपकी बेटियाँ भी आपके बारे में कुछ ऐसा सोचती होंगी। सो खैर कोई बात नहीं, आप फरिश्ता नहीं हैं, इंसान है, और माँओं में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर दो चार गड़बड़े हैं तो सही है, क्या हुआ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अम्मियाँ नाराज़ नहीं होइएगा, हम बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और सारी अम्मियों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और वो हम अम्मियाँ खुद कितना सीखते हैं अपने बच्चों हाँ, से। बिल्कुल। मेरा बेटा तो इतनी मेरी चितरौल करता है ना, कोई चीज़ अगर मैं कर लूँ तो माँ यहाँ पर आपने गलती की है, जाएं पापा को जाके सॉरी करें, ये करें। अच्छा, हमारी जनरेशन वो माँ बाप हैं जो हम कहते हैं हाँ हमारी गलती है, लेकिन हमारे पेरेंट्स ये बात नहीं मानते थे और हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी कि हम उन्हें कहें कि आप गलती कर रहे हैं या गलती कर रही हैं। तो इसलिए अच्छा जी, अब क्या है आपकी शर्मीन गुस्सा बहुत जो होने वाला है आज जब मैं घर वापस नहीं, विद टाइम एंड एज अम्मी हैज़ चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, अम्मी बहुत धीमी हो गई हैं। लेकिन वही वाली बात ना जैसे आप कह रही थी कि अम्मी इतना ज़्यादा चुप रहती थी कि आपने सीखा कि नहीं इतना चुप रहना भी सही नहीं है। तो यही होता है बच्चों का, अगर वो किसी चीज़ से अग्री नहीं कर रहे होते तो फिर उसका ऑपोजिट हो जाता है। अम्मी का गुस्सा मशहूर था, मतलब अम्मी का और गुस्सा बहुत ख़तरनाक था। अम्मी का गुस्सा ऐसा था कि आ जाए तो फिर दिन निकल जाते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि 1-2 घंटे में बात ख़त्म हो जाएगी, वो फिर आप 4-5 दिन भूल जाएं उस गुस्से के। लंबा चलता था, बहुत लंबा चलता था। मेरी अम्मी भी बहुत लंबा चलता था। और अम्मी का, क्योंकि देखें अम्मी की माशाल्लाह से 5 बेटियां थीं और अब्बू बाहर रहते थे, तो अकेले भी सब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्लस अम्मी को ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम थी, तो सब चीज़ें ना एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट पर्सनैलिटी पे होता है। तो हो सकता है वो हो, लेकिन अम्मी का एक पॉइंट ऐसा था कि अम्मी बात ही यहाँ से स्टार्ट करती थी और उससे क्या होता था कि मामला ख़राब हो जाता था। मामला सॉल्व होने के बजाय, अगर कोई इशू हुआ हुआ है तो वो सॉल्व होने के बजाय और एग्रीवेट हो जाती थी सिचुएशन। तो मैंने ये सीखा कि नहीं, जो कि मैं आपसे कह रही थी कि बात आप कुछ भी कर लो, कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है। तो बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो उसकी वजह से मैं फिर बहुत ज़्यादा, मेरी अप्रोच ऑपोजिट हो गई कि मैं बहुत सॉफ्टली बात स्टार्ट करती हूँ। कभी कभार वो भी मसला बन जाता है कि जब आप इतना सॉफ्टली बात करते हैं किसी से तो वो भी आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन ये कि हाँ, बैलेंस होना चाहिए। अम्मी का गुस्सा बहुत तेज़ था, अम्मी का फैमिली में भी सब डरते थे अम्मी से, हम बहनें तो डरती ही थी, अम्मी के अपने घर वाले, और हालांकि अम्मी ने ससुराल वालों का बहुत, अपने घर वालों से ससुराल वालों का किया, लेकिन ससुराल वालों को भी पता था कि इनका गुस्सा तेज़ है। बिल्डिंग में
नेबर्स को पता था, बाजारों में वेंडर्स को पता था, सबको पता था कि बाजी का गुस्सा बहुत तेज़ है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ऑपोजिट हो गई कि मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती कि गुस्सा करे इंसान। आप नॉर्मल बात गुस्सा अपने आप को जितना नुकसान दूसरों को इतना नहीं पहुंचाता जितना अपने आप को पहुंचाता। हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई है अम्मी की, हर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑब्वियसली क्योंकि फिर आप जब उस कैफियत में रहते हैं तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेस से गुजर रही होती है, आपको एंग्जाइटी इश्यूज हो जाते हैं। तो अम्मी ने बहुत सफ़र किया है अपने इस गुस्से की वजह से, लेकिन अम्मी का जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। अब अम्मी की एज ऐसी हो गई है कि अब अम्मी से किया नहीं जाता, तो वो अब वो थोड़ा सा काम डाउन हो गई है। लेकिन आई थिंक इफ गिवन अ चॉइस तो अभी भी अम्मी जब फटती है ना तो हम सब जो है डर जाते हैं। मतलब अम्मी को जब गुस्सा आया हुआ होता है तो मैं तो गायब हो जाती हूँ सीन से, गायब हो जाती हूँ। 1-2 दिन के लिए मैं इधर उधर घूम रही होती हूँ कि अम्मी के सामने ना आ जाए। अच्छा, अब जैसे लाइक एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि मतलब मुझे रियलाइज़ हुई जब मुझे सेंस आया, शऊर आया, मैंने हमेशा से अपनी अम्मी को सब कुछ खुद करते हुए देखा था। डॉक्टर लाइक प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर्स के पास अकेली खुद जा रही हैं, स्कूल्स, पेरेंट टीचर मीटिंग, हर जगह, हर निदा ये वजह तो नहीं थी कि आपके फादर भी बहुत बिजी होते थे? मेरी अम्मी भी बिजी होती थी ना, दोनों बिजी होते थे। तो जब अम्मी टाइम निकालती, अम्मी ने उनके ऊपर डाला ही नहीं। और मैंने हमेशा से बचपन से यही देखा कि अम्मी कर रही हैं, अम्मी कर रही हैं, अम्मी कर रही हैं, हर चीज़ अम्मी कर रही हैं। तो मैं भी वैसी हो गई। मुझे पहले गाड़ी नहीं चलाना आती थी, तो सिला पैदा होने वाली थी, मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और मुझे हॉस्पिटल जाना था। मेरे पास ड्राइवर जो था वो भाग गया, मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती थी, तो मैंने रिक्शा किया और अकेले रिक्शे में बैठ के जा रही हूँ और वो धक्के और रोना भी आ रहा है मुझे कि मैं अकेली क्यों जा रही हूँ। फिर तीसरे बच्चे में मुझे ये समझ आई कि यार सारी चीज़ें, घर की कोई चीज़ बनवानी है तो मैं भाग रही हूँ, कारपेंटर है तो मैं भाग रही हूँ, प्लम्बर है तो मैं भाग रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को ये करते देखा। तो फिर मैं एकदम रुकी ना, मैंने कहा यार ये तो गलत है, तो मैं ये क्यों करी हूँ। जितना घर मेरा है, जितने बच्चे मेरे हैं, उतने यासिर के भी, बिल्कुल उसको भी उतनी ही जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आप टाइम निकालें, आप हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, आप मुझे लेके चलेंगे। तीसरे बेबी में मुझे थोड़ा समझ आया, दूसरे में तो मैं अम्मी को फॉलो करती रही। और फिर मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा यार अम्मी आपने हमें ये गलत चीज़ सिखाई, इतना भी नहीं इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब आपका हस्बैंड है उसके होने का कुछ तो फ़ायदा हो, क्योंकि जब आदत नहीं डालते आप तो वो अगर फारिग भी होते तो उनको आदत ही नहीं होती और वो कहते हैं कि क्यों हम। लेकिन निदा कहीं ऐसे भी इश्यूज होते हैं, जैसे मेरी अम्मी के साथ तो ये माय मदर वाज एग्जैक्टली, तुम्हारे अब्बू तो बाहर थे ना, उनके पास चॉइस नहीं थी, उनके पास चॉइस नहीं तो थी। हमने बड़े मेरे अब्बू तो इधर ही थे। अच्छा, कुछ हस्बैंड्स होते भी है ना तो वो करते नहीं है निदा, दे से नो। मैंने अपने ताया को देखा था, ठीक है, मैंने अपने ताया को देखा था। मेरी ताई जो है जब वो शॉपिंग करने जाती थी बच्चों की, तो वो अगर किसी औरतों के बाजार में भी गई तो वो अपने मियाँ को फ्रॉक्स ला के दिखाती थी, ये ले लूं, ये कर लूं। वो इतने ऑपोजिट्स थे। तो मयाना रवि होनी चाहिए, बिल्कुल इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हस्बैंड पे थोड़ी जिम्मेदारी डालनी चाहिए, क्योंकि मियाँ और बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, पार्टनर्स हैं। एग्जैक्टली। तो आप हर चीज़ खुद नहीं ले सकते। और मेरी अम्मी हाउसवाइफ नहीं थी, मेरी अम्मी वर्किंग लेडी थी, तो उनके ऊपर भी वही प्रेशर था काम का जो मेरे अब्बू के ऊपर था। हाँ, अब्बू के ड्रामे वगैरह थे तो ज़्यादा था, मगर फिर भी अम्मी अगर चाहती तो वो, और वो वही चीज़ें हमने सीखी जो कि मुझे लगता है दिस इज़ रॉन्ग, गलत। मुझे नुकसान हुआ उससे, मुझे देर में पता चला। अच्छा, ये तो मैं यही चीज़ मैं अम्मी की उन चीज़ों में लाई थी जो कि मैंने अम्मी से सीखी है, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने अपनी अम्मी को ज़िंदगी में कोई ऐसा काम है जो अम्मी को खुद करते हुए नहीं देखा। चाहे गाड़ी के मैकेनिक क्या लेके जाना है, चाहे प्लम्बर के साथ, इलेक्ट्रिशियन के साथ, सब काम किए। उससे हुआ क्या निदा, जब मेरी सिंगल लाइफ स्टार्ट हुई ना आफ्टर माय सेपरेशन, तो मैंने पूरा, क्योंकि ये देखा हुआ था, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई ये लाइफस्टाइल अडैप्ट करने में। सिंगल लाइफ और मैरिड में बहुत फर्क तो होना कुछ। फायदा क्या कि आपने साथ भी रहना है और आप एज कपल आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अच्छा, मैं अपने अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि ये मैं करती हूँ, कई सालों से कर रही हूँ और शायद अभी भी मैं ना छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे अपना सेल्फ सफिशिएंट होना, अपना फ्रीडम सबसे ज़्यादा अजीज़ है। शायद मैं उस पर ये भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ कि मेरे शौहर ना चले मेरे साथ शॉपिंग पे, कोई मसला नहीं। नहीं, शॉपिंग पे जाने की बात नहीं हो रही, जिम्मेदारियां उठाने की, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बांटनी चाहिए कि अच्छा जी 2 चीज़ें आपने ले ली तो 2 चीज़ें ये मियां की। आई टोटली एग्री विथ यू। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं भी अगर ये गलतियाँ कर रही हूँ तो मैं अब तक इतना कुछ लाइफ में
कर चुकी हूँ कि अब मुझे लगता है कि अब मैं वापस नहीं पलट सकती। पॉसिबल नहीं है चेंज करना। हाँ, मैं नहीं पलट सकती। और अगर अब आप कोशिश भी करेंगे तो हस्बैंड कहेंगे क्या हो गया, क्या हो गया? आदत हो गई है ना। हाँ, अचानक जो है वो बस। पर मैं बलाज के पैदा होने के बाद पलटी वापस। मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मेरा भी हक है कि मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। तो फिर यासिन, जब मैंने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली कोई भी ऐसी चीज़ की, तो उसने उठाई और बहुत समझदारी और तरीके से उठाई। उसका एक अलग तरीक़ाकार था, मेरा एक। तो मैंने कहा कि मैंने क्यों नहीं पहले ये किया। वो तो इतने अच्छे से निभा सकता था। मेरे हस्बैंड की अगर कोई चीज़ आप बताएं ना कि चले मेरे साथ ये लेने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन मंगवा लो, ड्राइवर को भेज दो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों टाइम खराब करिए। तो वो एक जो प्लेजर होता है ना, आप जा रहे हैं साथ में, कोई चीज़ ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो वो उनका क्राइटेरिया ही डिफरेंट होता है कि इन पेटी पेटी चीज़ों में टाइम ख़राब नहीं करना है, प्रोडक्टिव काम करो। तो कभी कभी मुझे मज़ा भी आता है ना। मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड के डिसीजन स्मार्ट होते हैं और मैं बहुत ख्वार होती हूँ। मेरे डिसीजन उतने स्मार्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो वही चीज़ जो 4 दिन में हो रही होती है मेरी ख्वारी के बाद, वो 1 दिन में बगैर ख्वारी के स्मार्टनेस से कर। ये तो एक यूनिवर्सल सी चीज़ है ना कि हम जो है वो डिफरेंट, हमारी अप्रोच डिफरेंट है। बीवियों की और जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो जो भी उनका चीज़ों को लेकर जाना, प्लान करना, वो ज़्यादा बेहतर होता है कुछ सिचुएशंस में। अच्छा, कभी कभी मैं रियलाइज़ करती हूँ कि दावत हो कुछ एस्थेटिकली जो घर की औरत होती है ना, उसको बड़ा ये होता है कि ये सही रखा हो, ये सही चीज़ें हो, लोग मतलब कि ये ऐसे दिखना चाहिए। मेरे हस्बैंड ही डजंट केयर। और मैंने अब रियलाइज़ किया है कि वाकई में लोगों को याद भी नहीं रहती है इतनी ज़्यादा, इतनी डिटेलिंग में जाना ना, इतनी परफेक्शन। कुछ लोगों को याद रहती है, आपको परेशान हस्बैंड्स दोनों केयर अबाउट दीस थिंग्स। मियाँ बीवी की ना स्ट्रेंथ्स होती हैं कोई। जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे, आपको स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी। तो आप जब मौका देंगे, आप जब उनके ऊपर कुछ, कभी उन्होंने गड़बड़े कर दी, भंड कर दिए, फिर आपका इनसे तो कुछ करवाना नहीं। लेकिन जब तक आप उन्हें मौका नहीं देंगे ना, तो आप कैसे रियलाइज़ करेंगे। वरना एक बहुत अच्छा मतलब लाइक अगर वो हस्बैंड वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा जाए ना, जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है ना कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन निदा, एक दफ़ा मेरे हस्बैंड, मैं खाना पका रही थी, कुक नहीं था, तो मेरे हस्बैंड का मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। भाई ज़्यादा हो गई, ऐसी खराब हो गया। उसके बाद मैं घंटों किचन को साफ करती रही। मैंने कहा आइंदा योर हेल्प इज जस्ट स्टे अवे एवरीथिंग। यही तुम्हारी हेल्प है। नहीं, मैं तो छोटी-छोटी 5 मिनट में कर जिम्मेदारियों की बात करूं। जैसे हमेशा बच्चों को शॉपिंग कराने ईद की मैं लेके जाती थी, फिर हमने बंटवारा किया कि बेटे को तुम लेके जाओगे, बेटी को मैं, या फिर किसी दिन बेटी को तुम लेके जाओगे, बेटी, मतलब हमने इस तरह किया था। वो डिवाइड कर लिया ना। हाँ, रिस्पांसिबिलिटी। अक्सर आप देखें माएँ जा रही होती हैं ईद की शॉपिंग पे या जिस तरह का, तो ये मौके देने चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। देखिए तो सही, एक दफ़ा तुम करवाओ, हम साथ नहीं जाते क्योंकि मुश्किल होती है शोबिस की वजह से, लेकिन जिम्मेदारियां बांटी। अच्छा, इस दफ़ा जो है ना वो घर की रेनोवेशन जो है आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूँगी भी नहीं, मैं मेरे मुंह पे जिप है, आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने तरीके से कराई, उन्होंने और सही हो गई और बहुत टाइम पर हुई, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ के लिए अलग अलग कारपेंटर्स हायर किए, तो काम रुका ही नहीं। जो डेट थी उसी के ऊपर हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा स्मार्ट है। सिर्फ डूअर्स होते हैं हम लोग, थोड़ी डिटेलिंग में जाके ना थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़ाया करते हैं। ट्रेन ही तोड़ दी मैंने यासिर की तारीफें करते हुए। यासिर देखो कितनी जज्बाती हो जाती है। तोड़ दी मैंने। हाँ भाई, ऑलवेज एडजस्ट। अच्छा, ये भी एक हम सुनते हैं और शायद अब भी जो मदर्स हैं वो कहती होंगी लड़कियों को कि आप शादी कर रही हो, जिस घर में हमें पाला ही बेसिकली इस तरह से जाता है कि बच्चियों को ऐसे पालें कि वो हर जगह एडजस्ट कर सकें। और ऑनेस्टली हम लोगों को भी, मेरी सारी बहनों को भी मेरी मदर ने ऐसे ही पाला है। चाहे हमारे कितने ही हालात अच्छे हों, लेकिन मेरी मदर ने हमारे बहुत ज़्यादा स्पॉइल नहीं किया है हमें। लेकिन शादी के बाद यही जो आप नेचर लेके चल रहे होते हो ना अपने हस्बैंड के साथ, कि हमें हर चीज़ में एडजस्ट करना है। मतलब कि अगर आपकी चादर छोटी है और आपके पैर थोड़े लंबे फैलाने हैं, तो हम सोचेंगे कि नहीं, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाएं। लेकिन मैंने ये देखा लाइफ में कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, ठीक है। हर वक्त सेविंग कि आप उसमें मोड में नहीं चल सकते। आपके वक्त के साथ साथ आपकी कुछ ज़रूरतें होती हैं जो बढ़ती हैं, आपके वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है, पैसे खर्च होते हैं ऑब्वियसली। तो उसके लिए आपने सिर्फ ये अप्रोच नहीं करनी है कि जितना है बस उसी में रहना है। अगर आप ये सोचेंगे तो ना आगे अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकेंगे, ना आप अच्छी लाइफ को अपग्रेड कर सकेंगे। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं हर चीज़ में एडजस्ट करना एक हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने ये नहीं कि आप अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाएं, आप अपनी ऐसी अनरीजनेबल डिमांड मयाना रवि के साथ निदा अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके से आपको साइकोलॉजी कहती है ये कि अगर बीवी पुश करती है ना
मियाँ को तो ही वो दूसरी जॉब्स करेगा। एग्जैक्टली। आदमी के अंदर उतनी एम्बिशन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धकेलना, देखिए क्यों बहुत सारे लोग कहते हैं इसको शादी कर दो तो ये जिम्मेदार बन जाएगा, वो शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वाकई बीवी की पुश आती है ना। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं कि अपने हस्बैंड्स को कहती हैं जाओ चोरी भी करो, डाके भी डालो, हमारी डिमांड्स पूरी करो। वो बहुत गलत है, उसकी वजह से अक्सर शौहर जो है ना गलत उस पे मैं वही कह रही हूँ ना, मयाना गलतियां कर रहे होते हैं। उनको मोटिवेट करना कि तुम कर सकते हो, तुम ये बिजनेस करके तो देखो। मैं मिलके कितनी सारे मैंने देखा है अमेरिका वगैरह, खवातीन कमा रही होती थी, मियाँ पढ़ रहे होते थे। मतलब मैं एक डॉक्टर की फैमिली को जानती हूँ, वो उन्होंने कहा कि ये घर के सारे चोर्स, ये सारे खर्चे मैं देख लूँगी, अभी मैं और जॉब्स करके तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। वो डॉक्टर बने और उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। देखिए प्लान किया ना, प्लान किया और साथ दिया। मतलब ये नहीं कि अच्छा अब आपने तो छोटी सी जॉब कर रहे हैं तो उसी में गुजारा कर लेंगे, क्यों? आप अपग्रेड करें अपने आप को, आप अपने अच्छे तरीके से अपने इनकम को बढ़ाने के तरीके ढूंढें। हाँ, वो भी औरत पे है ना, क्योंकि अगर औरत गुजारा कर रही होगी तो मर्द को पता होगा कि यार ये तो गुजारा कर रही है इतनी सी इनकम पे। वही बात है कि औरत की तरफ से पुश मिलेगा तो ही वो आगे कुछ मैंने आप लोग की डिस्कशन हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक ऐसा केस देखा है जहाँ एक कपल था, तो वो जो औरत थी वो कोई डिमांड्स नहीं करती थी कि मैं स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहती, मैं तंग नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से सिर्फ सुकून पहुँचे। तो वो यही हुआ कि उनकी कोई कदर ही नहीं रही, उनको फॉर ग्रांटेड लेते गए, कोई उनकी कोई ख्याल नहीं, कोई उनके लिए कंसिडरेशन नहीं, मामला ख़त्म हो गया उनसे। जब दूसरी आई ज़िंदगी में तो वो डे वन से अपनी डिमांड्स के साथ आई। अच्छा, पहली बारी को ये भी लगता था कि कंजूस हैं थोड़े, तो चलो कोई बात नहीं है, तो अच्छे इंसान ना, कंजूस है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, मैं इनके फ्लॉ के साथ। भाई जब दूसरी आई तो वो आई अपने डिमांड्स के साथ, और आपकी सोच है वो क्या डिमांड्स पूरी हो रही हैं, उनके मुंह से बात नहीं निकलती है तो वो आगे से चीज़ पूरी हो जाती है। उनके लिए पहले से प्लानिंग हो रही है, बर्थडे है तो वो थ्रो की जा रही है, कोई ट्रैवल करना है तो वो फर्स्ट क्लास ट्रैवल प्लान हो रहा है। तो वो पहली वाली बेचारी बैठ के सोचती हैं कि मैं पागल थी जो मैंने इतना जस्ट। तो वही वाली बात जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है, मैंने हमेशा से ये सुना है कि फर्स्ट 5 साल जिप करके रहो, मुँह कुछ ना डिमांड करो। नहीं, उसमें आप दूसरे को ये सिखा रहे हैं कि उसको आपकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वो थोड़ा बहुत कर रहा है वो भी आपके लिए, क्योंकि दूसरे इंसान को ये लगना शुरू हो जाता है कि वो जो थोड़ा बहुत भी हो रहा है, जो बेसिक नीड्स खाना वाना पूरा हो रहा है, दैट्स मोर देन इनफ, वो अपना पार्ट कर रहे हैं। तो नहीं, आपको अपने हक के लिए बोलना बहुत। शारमीन, उसके साथ मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं शुक्रगुजारी सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पास जो है पहले आप उसको एंजॉय करो, उसका शुक्र अदा करो, लेकिन एक जगह रुको नहीं। रुकना जो है ना वो बहुत ख़राब होता है। आप अपग्रेड करो और अपनी लाइफ को बेहतर करो। आप महंगाई देखें, बहुत सारे आदमी अगर उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाले ना, तो वो अगर अपने जॉब पे लगे हुए ना कि जो सुबह जाएंगे 9 बजे और 2-3 बजे छुट्टी हुई, आके घर बैठ गए, 3 बजे से लेकर रात तक वो घर पे बैठे हुए, ठीक है। तो आपकी इतनी महंगाई है, अगर आपकी बीवियाँ आपको पुश नहीं करेंगी, वो खुश रहेंगी, हाँ भाई मियाँ आ गए घर पे, चलो भाई वही दाल रोटी में खाएं। अगर वो अपग्रेड नहीं करेंगी कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, मेरा अच्छे इलाके में घर हो, हमारे पास बेहतर गाड़ी हो, तो वो नहीं निकलेगा दूसरी जॉब की, क्योंकि उसके पास टाइम है। उसने कहा मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, मैं सुबह जाता हूँ 2 बजे 2:30 बजे घर, बस बीवी खुश है मिनिमलिस्ट लाइफ में, मुझे क्या जरूरत है। वो नहीं आगे बढ़ेगा जब तक वो उसको धक्का नहीं देगी कि देखें आगे खर्चे बढ़े, हायर एजुकेशन है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। जैसे आपने पिछले टाइम जो शो किया था जिसमें छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो खवातीन थी जो बिजनेसेस कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब देखें, आप अगर बैठ के अपने हालात पे रोएंगे सिर्फ तो कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे भी ना अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। तो यही मैं कह रही हूँ ना, अम्माएं ये उन्होंने खुद देखे कोशिश की कम में गुजारा करो, कम में करो, एडजस्ट। हाँ, तो लेकिन हमारी जनरेशन बहुत चेंज, हमारी जनरेशन ये बहुत चेंज, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट। वो दे डोंट बिलीव, उनको तो गरीबों से शादी भी नहीं करनी हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। वो कहते हैं वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, कम काम करो लेकिन स्मार्ट काम करो। हम घंटों लगे रहते हैं। आज मैं सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम कर रही हूँ, 14 आवर्स। मेरी बेटी कभी भी नहीं, वो कहेगी 2 घंटे में इतने पैसे मैं कमाऊंगी जितने आप 12 घंटे में, 14 घंटे में। तो दैट्स वेरी गुड। हमारी जो आने वाली जनरेशन, दे वेरी स्मार्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज अगर जिसने अभी भी टीवी लगाया हम बता दें, हम हमेशा अपनी अम्मियों की तारीफ़ें करते हैं और ये भी हम उनकी तारीफ़ें ही कर रहे हैं कि उनको बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं अम्मा ये तो हर चीज़ तो आपकी सही नहीं हो सकती। और एक दिन हम शो करेंगे कि हम अपने बच्चों से क्या सीख रहे हैं और वो हमारी किस तरह से हमें करेक्ट हम अभी भी बता सकते हैं कि हमारे बच्चे क्या कहते हैं कि आप में क्या खराबी है। हमारे बच्चे भी कहते हैं कि आप में ये खराबी है, ये सही करें, हमें पॉइंट आउट करते हैं वो। बहुत मसले हैं हम में अकॉर्डिंग टू बहुत मसले कल ही अभी 2-3 मुझे पता चले हम फैमिली मेरी औलाद तो अभी बताना सबसे पहला तो मुझे पता चला गलती है, छोटी है वो भी छोटी है, मतलब सबसे पहले मुझे पता चला कि आप म्यूजिक कैसा सुनती हैं, इतना बुरा टेस्ट है आपका म्यूजिक। आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, आप कैसे कह सकते हो? नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग। आजकल अब लोग ऐसा म्यूजिक नहीं सुनते हैं भाई, बहुत मस्त है। ये तो खैर बड़ी रिलेटिव चीज़ है। हम लोग ब्राइट कलर्स बहुत पहनते थे, मैं और यासिर, तो मेरे बच्चों ने तो हमारी जिंदगी, मेरी बेटी ने स्पेशली अजीरन कर दी कपड़ों पे। हाँ, बहुत मजाक बनता है, क्रिंज जी, पता नहीं क्या क्या बोल के। तो मुझे तो पैरेट ग्रीन से नफरत हो गई है उसकी वजह से, बोल बोल के। और कैमरा पे बड़ा अच्छा आता है। हाँ, लेकिन नहीं आजकल के बच्चे पहने ग्रेज, ब्राउन्स, ब्लैक, डल कलर्स, बिल्कुल डल, ओवरसाइज्ड। तो मैं तो बहुत ओल्ड फैशन हूँ अकॉर्डिंग टू माई डॉटर। मुझे तो पता ही नहीं कि कैसे, कभी वो आके बोल देना कि ओह यू लुक नाइस, तो मुझे लगता है ईद हो गई कि इसको लग रहा है कि आई एम लुकिंग नाइस। सच्ची ऐसे हमारी माओ ने भी तो हमें इस तरह के बचपन में कलर्स पहनाए हुए हैं ना, ब्लू, नेवी ब्लू, रेड, ऑरेंज। लेकिन यार मुझे ये याद है कि मैंने ज़िंदगी भर अपनी माँ के फैशन सेंस को बहुत एडमायर किया है। माई मदर वॉज वेरी स्टाइलिश, बहुत अप टू डेट, उनका फैशन सेंस बहुत अच्छा था। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि अम्मी अच्छे कपड़े नहीं पहनती हैं, शी डजंट नो। मेरी बेटी बिल्कुल ऑपोजिट है, उसके हिसाब से मैं कभी कुछ अच्छा नहीं पहनती। जनरेशन अलग है। अच्छा, ये क्या है, टू गुड विद रिलेटिव्स। ये तुम्हारा ही है? नहीं, अच्छा ओके, तुम अल्लाह है ना की तस्वीर नहीं लग रही, तुम्हारी तस्वीर लग रही। और ये वो वाली पिक्चर है जब मैं पहली दफा आपके शो पे आई। हाँ बिल्कुल, हमारे शो की है। अच्छा तो मैं मतलब ये कहूँगी कि अम्मी तो खैर सबके साथ ही बहुत अच्छी हमेशा से उनकी फितरत है, पता है उनकी, हाँ उनकी नेचर में है ये चीज़ कि वो हर एक के साथ बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी हैं सबके साथ ही। कि अगर कोई उनके साथ बुरा भी कर रहा है ना, तो वही बात सब्र वाली, एडजस्ट वाली आ जाती है। कि अम्मी ने, क्योंकि मेरी नानी ने भी अम्मी को यही सिखाया था, अम्मी एक ही इकलौती बेटी थी और अम्मी के 3 भाई थे बड़े, तो नानी अम्मा ने भी हमेशा से यही चीज़ सिखाई थी कि बेटे नहीं, सब्र करना है, एडजस्ट करना है। तो वो अगर कोई कभी ख़ानदान में या रिश्तेदारों में कभी कोई ऐसा भी होता था ना कि अम्मी को किसी ने कुछ बोल दिया है या कुछ बुरा हो गया है फैमिली में, ज़ाहिर है जहाँ पे बर्तन ज़्यादा वहाँ आवाज़ तो होती है, वही वाला हिसाब है कि कभी ना कभी ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है। अम्मी ने वहाँ पे भी हमेशा चुप करके, अगर कोई घर आया है तो अम्मी कहती थी नहीं, घर है, मेहमान जो है ना वो उनके साथ प्यार से पेश आते हैं, उनको कभी कुछ बुरा नहीं कहते। और मेरे तो अब आ जाती है ना, मेरे तो चेहरे पे वो चीज़ आ जाती है आजकल के बच्चों पे, अम्मी तो वैसी बिछ गई कि हम हैं, कुचल दो हमें। ये अम्मी का ये हिसाब है। तो ये चीज़ मैंने नहीं ली है कि अगर मुझे किसी की कोई चीज़ बुरी लग रही है, वो घर आ रहे हैं, तो चलो एटलीस्ट मैं अगर उनके साथ बदतमीज़ी नहीं कर रही तो मैं ये चीज़ कन्वे ज़रूर कर देती हूँ कि मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लगी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अम्मी तो ऐसे नहीं करती। और आजकल वैसे भी जनरेशन ये सोचती है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग हैं, आप उनसे थोड़ी दूरी इख्तियार कर लें। आपकी मेंटल हेल्थ, इस जनरेशन के लिए उनकी मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट इज एवरीथिंग, ये ज़रूरी भी है। कहीं ना कहीं मैंने अम्मी की ये चीज़ अडॉप्ट ज़रूर किया है कि अम्मी ना कुछ सिचुएशंस में ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हैं, सोचती रहेंगी उस चीज़ के बारे में। कहीं ना कहीं क्या अम्मी हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैनिक करती हैं वैसे तो। बाद में सोचेंगे कि यार अच्छा फलानी ने मुझे ऐसे कहा था, मुझे ना ये बोल देना चाहिए था। मैंने कहा अब जो मुझे बोल रही हैं उस टाइम बोलती। ये चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भी आ गई हुई है कि मैं सोचती रहूँगी उस चीज़ को कि यार इवन कि अगर मेरी मासी ने भी मुझे कुछ बोल दिया ना, तो मुझे उस टाइम वो पॉइंट याद नहीं आएगा कि मुझे ये बोलना चाहिए। मुझे बाद में याद आएगा कि मैंने ये क्यों नहीं बोला, कल बोलूँगी मैं, ये बोलती ऑब्वियसली। तो मुझे ना उसकी वजह से, मुझे इस तरह की चीज़ों की वजह से स्ट्रेस बहुत होता है। तो अभी मैं 2-3 दिन पहले डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मेरा माइग्रेन बहुत ज़्यादा रह रहा था। तो ही वाज लाइक, उसने मुझसे कुछ सवाल किए और पूछे और एंड ही वाज लाइक कि तुम ना टाइप ए हो।
परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रही हो कि नहीं ये भी परफेक्ट होना चाहिए, ये भी परफेक्ट होना चाहिए, ये क्यों है? घर में कौन ऐसा था? मैंने कहा मेरी अम्मी, क्योंकि अम्मी ने हमेशा घर में एक एक चीज़ परफेक्ट रखने की कोशिश की थी कि घर में ये चीज़ इधर से उधर ना हो, और मेरी भी ये आदत कहीं ना कहीं बन गई जो कि गलत है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो ही वाज लाइक अपना नुकसान होता है यार, आप हमेशा फ्रंट सीट में नहीं बैठ सकती हो, बैक सीट पे आओ, ब्रेक लो, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दो, वरना यूं मजीद दिमाग चलता रहता है ना आपका, दिमाग चलता रहता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, उसको सही करना है। तो मैंने ये चीज़ अम्मी से सीखी जो कि नहीं मेरे में होनी चाहिए थी। अब अम्मी को तो पता नहीं किस तरह ये आदत है हर चीज़ परफेक्ट बनाने की, मेरे से मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ लेकिन वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं इतना स्ट्रेस ले रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई है, मेरी हेल्थ ख़राब रहने लगी। तो अब कल से मैं परसों ही गई थी डॉक्टर के पास, कल से मैंने अपने आप को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन है। एक बात ये नहीं करना, ये नोट करो कि जब तुम औजा की एज की होगी तो तब तो तुम्हें याद नहीं होगा, हो सकता है अम्मी जब तुम्हारी तरह हो, आहिस्ता आहिस्ता उनमें ये परफेक्शन आई हो जो तुम अब देखती हो सकता है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर बेटी गंद डाल रही है और तुम्हें इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है कि घर गंदा हो रहा है, तो आंखें बंद कर लो कुछ देर के लिए, कुछ नहीं हो जाएगा कि घर में अगर गंद डाला हुआ किसी ने नहीं आना। तो ये चीज़ मुझे याद आती है कि अम्मी ने ही ये चीज़ सिखाई हुई थी कि अगर मैंने कपड़े चेंज किए और मैंने सोफ़े पे रख दिए ना, तो अम्मी कहती होती थी कि उठा के उनकी जगह पे रखो। तो मैं कहती थी कोई आ थोड़ी रहा है घर में, अम्मी कहती थी कोई आएगा तो तुमने घर साफ़ रखना है, घर साफ़ ही होना चाहिए, घर परफेक्ट होना चाहिए, किचन साफ़ होना चाहिए, अगर तुमने यूज़ किया है कोई चीज़ तो उसके यूज़ करने के फ़ौरन बाद धो दो, वरना अम्मी मुझे हर वक्त डांटती ही रहती थी। इसलिए अम्मी शो में भी कह रही थी कि मैं कहती होती थी कि शादी के बाद हिना के घर नहीं जाना, इसका घर गंदा ही होगा। ठीक है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली इतनी अंदर अब बस गई हुई है कि वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और वो चीज़ मेरी हेल्थ को ख़राब कर रही है। बिल्कुल। अच्छा ये क्या है, शी वॉज अ पीपल प्लीजर बट फॉरगॉट शी वाज अ पर्सन टू। हमारे टीम में अंग्रेज क्यों हो गई है इतनी, इतने पूरी वो जुमले पूरी, मुझे लग रहा है हमारे पास रिसर्च में कोई अंग्रेज आ गया है। यानी मुझे लग रहा है नहीं, वैसे ये वही बात है जो उसकी पार्ट 2 जब भी बात की कि मेरी मदर को हॉस्पिटैलिटी का बड़ा शौक होता था, मेज़बानी का बड़ा शौक होता था, जो मुझ में बहुत कूट कूट के भर के आई है। मेरे घर कोई आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं बड़ी दिल से करती हूँ सारी चीज़ें उनके लिए, दिल से पकाऊंगी, दिल से सब कुछ सर्व करूँगी। लेकिन ये बात होती है कि जब आप अपनी मदर को देखते हैं ना कि वो हर किसी को खुश रखने के चक्कर में, मतलब किसी को ना नहीं करना, कोई भी आपको काम दे रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर लूँगी। मेरी मदर वॉलंटियर वर्क बहुत ज़्यादा करती थी, तो उस वॉलंटियर वर्क की वजह से शायद उनकी पर्सनालिटी ऐसी बन गई थी कि हर कोई उनको बहुत ज़्यादा काम देता था कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दें, अच्छा आप ये करिए, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरा मुझसे नहीं हो रहा, आप ये कर देंगी। वो हाँ हाँ करती थी, हाँ हाँ करते 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 वो इंसान भूल जाता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। वो पता नहीं चलता, शायद हमें उन लोगों की हेल्प करके और लोगों को खुश करके वो ऐसे हैप्पी हार्मोन्स आ रहे होते हैं कि शायद आप उसी नशे में ही रहते हो। लेकिन एट द एंड आपकी सेहत भी ख़राब होती है। जैसे अगर वेंट आउट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर आपकी सेहत ख़राब होगी। इसी तरह से आप हर किसी को हाँ हाँ करेंगे, खुश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी का मकसद है किसी को नाराज़ नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में आपको हर कोई प्यार करने वाला मिलता भी नहीं है, ना ही वो आपकी चीज़ों से हर कोई खुश भी होता है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी चीज़ों से एग्री नहीं करेंगे, खुश नहीं होंगे, या ज़रूरी नहीं कि मैं उसको भी खुश करूं अपनी सेहत को ख़राब करके। तो मेरी मदर की ये चीज़ थी जो कि मैं बहुत हद तक तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। मैं भी लोग आते हैं बड़ा खुश होती हूँ, लेकिन ये कि मैं आई कैन से नो। अगर मुझे लगता है कि मेरी हद से ज़्यादा काम हो गया है या मैं नहीं कर सकती तो मैं उसको ना कर देती हूँ। मेरी सिस्टर्स भी कह रही होती कभी कोई काम, तो मैं कहती हूँ नहीं प्लीज़ ये अभी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये काम करने हैं। लेकिन मेरी अम्मी ऐसे नहीं करती थी। तो मेरा ख्याल है उतना ही बोझ लेना चाहिए जितना आप उठा सकें, नहीं लेना चाहिए। आप खुद भी इंसान हैं। अच्छा, मेरी अम्मी का भी एक चीज़ थी जो कि मैंने शुरू दिनों में पिक की। जैसे फॉर एग्जांपल जो हाउस हेल्प होती थी ना, देखो कभी वो सच बोलती है, कभी वो झूठ बोलती है। अम्मी ना बिल्कुल जैसे अगर उनके मियाँ से लड़ाई हो रही है तो अम्मी उनके घर में घुस जाएंगी उनकी सॉल्व कराने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। शुरू में मैंने उनको देखा था तो मैंने भी ऐसा करना शुरू किया। फिर मुझे समझ आई, हेलो ये तो उल्लू बनाते हैं, इनको छुट्टी चाहिए, इनको पैसे चाहिए और ये इस तरह करते हैं। और अम्मी अपनी एनर्जी और अपनी सारी चीज़ उसके बारे में सोच रही है, देखो उसके मियाँ ने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया। और जब भी मैं उनसे मिलने भी जा रही हूँ शादी के बाद तो अम्मी अपनी हाउस हेल्प की बातें मुझसे कर रही हैं। तो मैं कहती थी यार मैं इतनी थोड़ी देर के लिए आई हूँ, आप उसी के उसमें लगी हैं।
फिर मैंने रियलाइज़ किया नहीं यार ये तो अम्मी एक्स्ट्रा बर्डन ले रही हैं अपने ऊपर। फिर हाउस हेल्प का छोड़ो, रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं उनके सारे फाइनेंसेस और ये भाग दौड़ वाले काम, टांगों में हिम्मत नहीं है, वो भाग भाग दौड़ के कर रही हैं। कहती थी क्यों? अच्छा मेरी मदर के ना वो घुटनों में दर्द होता था ना जब वो लेट एज में ना, हालांकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं, आप कैल्शियम ना लें या आपको एक्सरसाइज ना करें या आप लाइफ स्टाइल इस तरह का हो, लेकिन हम कहते थे अम्मी आपने इतने चलिए ना, इतने काम किए हैं आपने, अब आप देखिए आपके खुद के घुटने जो है वो हो गए। तो मैंने अपनी अम्मी से वो किया कि मैं आना रवि, आप एक है, और स्पेशली जो हेल्पर्स हैं आप देख लिया, आपने एक दफ़ा देख लिया, आप इतना भी उनकी बातों में ना हो कि आप उनके घर में उनकी लड़ाइयों में घुस जाओ, क्योंकि उन्होंने रहना फिर भी मियाँ बीवी ने एक साथ ही है। Obviously, हाँ। आप क्या ही कर लोगे, आप दारुल अमान उनको एडमिट करा रही हैं, वहाँ जा रही हैं, ये कर, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल। अच्छा पता है ऐसे लोगों की आदत क्या होती है, एक और भी आदत होती है कि वो आपकी हेल्थ का ख्याल करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास ले जाना, इस बच्चे को ले जाना, नंद को ले जाना, जेठानी का ख्याल रखना, लेकिन जब आपके ऊपर कोई बात आती है तो आप कोई भी नहीं ख्याल करेंगे, कोई भी आप करेंगे ही नहीं, आपको वो लगता है बहुत ही लेस प्रायोरिटी में आप अपने आप को रख लेते हो। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि इंसान अपना भी कुछ ख्याल करे, अपनी हेल्थ का ख्याल करे, अपनी सब चीज़ें। हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता था एक्सट्रीम आपको किसी के घरों में इतना नहीं घुसना चाहिए, साफ सी बात है। कोई और किसी को हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए उसको लॉयर से मिलवा दिया, उसके लिए उसको कोर्ट ले लेके जा रही हैं। अच्छा। अम्मी इतनी बिजी आप होती हैं यार, क्या कर रही हैं ये? डॉक्टर के पास किसी का बच्चा नहीं हो रहा, चलो ठीक है एक दफ़ा आप ले गई, 2 दफ़ा वो ले लेके इधर से उधर इधर, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन यार आप अपने आप लेकिन खुद को ओवरबर्डन कर लिया। ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। ओवरबर्डन नहीं। सो ये है स्ट्रिक्टनेस। बहुत स्ट्रिक्ट थी अम्मी मेरी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। मुझे अपनी बहनों का इतना नहीं याद क्योंकि वो मुझसे एज गैप काफ़ी है उन बहनों का, लेकिन जब मेरा टाइम आया तो मुझे याद है कि मैं कहीं भी जाने की मुझे परमिशन नहीं होती। मतलब मेरी फ्रेंड्स प्लान बना भी रही होती थी तो मैं पूछती भी नहीं थी, क्योंकि मैं जैसे ही पूछती थी मुंह से निकलता तो आगे से आता था नहीं, और मुझे उसकी वजह से बहुत सफोकेटेड फील होता था और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड आप फिर कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने दूसरे फ्रेंड से, क्योंकि जब आप एक ही सोसाइटी, जब मैं इंग्लैंड में रह रही थी तो हाँ मामला डिफरेंट था, वहाँ पे मैं अंडरस्टैंड कर लेती थी कि हाँ ठीक है डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट सोसाइटी है, डिफरेंट रिलीजन है, मैं इनकी तरह नहीं हो सकती। लेकिन जब मैं वापस आई और मैंने देखा कि यहाँ पर भी वही है, कहीं नहीं जा सकती, कोई परमिशन नहीं है, फ़ोन पर किसी से बात नहीं कर सकती, तो मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होना शुरू हो गई। और उसकी वजह से आई फील कि मैंने लाइफ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सफोकेटेड थी, मैंने उस सफोकेशन से निकलने के लिए कुछ बहुत हेस्टी डिसीजंस ले लिए लाइफ के, जो कि वो गलत साबित हुए मेरे लिए, बिकॉज आई वाज टू यंग। अगेन बहुत छोटी थी, इसलिए सेंस तो था नहीं कि क्या करना है, किस तरह से करना है, तो जो समझ में आया उस वक्त उस राउट पे चली गई, जो कि मेरे लिए बहुत, तो वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं करती हूँ बिल्कुल। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि ज़माना ठीक है ख़राब है, लेकिन फिर अगर ज़माना ख़राब है तो वो एज अ पेरेंट मेरी ड्यूटी है कि मैं उतनी विजिलेंट रहूँ। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती अपनी बेटी से कि नहीं ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ज़माना ख़राब है। मेरी अम्मी तो साथ चली जाती थी, अच्छा सिनेमा जाना तुम दोस्तों को, अच्छा मना नहीं करती थी ना, एक किसी दोस्त की नानी जाएंगी और एक हमारी अम्मी। बहुत अच्छा है। फिर हम अच्छा हम लाइक हम 9th 10th में थे, अच्छा हम सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो फलाना बर्गर खाने चले जाएं, हाँ ठीक है मैं दूसरी टेबल पे बैठी रहूँगी, तुम लोग चलो। गए हैं वो अम्मी वहाँ बैठी हुई है, हम मासूम थे, हम इस चीज़ में बहुत खुश हो जाते थे। हाँ अगर जाने देती थी साथ लग के। हाँ तो मेरी अगर अम्मी ये करती मैं तो बहुत खुश होती, लेकिन आजकल के बच्चे बाय द वे ये भी नहीं बर्दाश्त करते। क्या मतलब है यू गोइंग टू बी सिटिंग ऑन द टेबल, मतलब बाहर अगर मैं बैठी हूँ दैट्स फाइन, रेस्टोरेंट में दूसरी टेबल पे नहीं मामा दैट कैन नॉट हैपन। लेकिन मैं उसको ये लीवे देती हूँ, किसी के घर जाना है, कोई गेट टुगेदर है, कोई ग्रुप स्टडी है, कुछ भी है, मैं उससे कभी ये नहीं कहती कि ठीक है, एक ऑब्वियसली आपने वो रूल्स रखने हैं कि कितनी दफ़ा आप हफ्ते में जा सकते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, दैट इज़ ऑल फाइन, लेकिन आप ना नहीं करें, बच्चे को सोशली आप आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन भी बच्चे की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने सिर्फ, और वो मैंने उस वक्त डिसाइड कर लिया, और जब मैं डिसाइड किया था ना, जब मैं थी तो अम्मी मुझसे कहती थी कि जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तुम देखना तुम भी ये करो। और मैं अम्मी से कहती थी नहीं मैं ये नहीं करूँगी, और ये मैंने अम्मी को प्रूव किया कि मैं किसी सूरत भी मेरी बेटी को कहीं भी किसी भी तरीके से जाना हो, आई मेक श्योर। अच्छा ये मैंने अपनी अम्मा की बात पिक कर ली, मेरी भी बेटी जैसे दोस्तों की शादियों में जाना होता था ना, हाँ चलो मैं भी चलूँगी, मैं वो
दोस्तों की अम्मियाँ भी खुश हो गई, सही है आ रही है। तो मैंने भी शुरू में उसकी स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी जगह ऐसे किया, मैं भी दूर बैठ जाऊंगी। हाँ, मैंने ये मैं और यासिर चले गए उसकी बर्थडे डिनर पे, उसने सारे दोस्तों को ले जाना था और मैं और यासिर और बलाज हम दूसरी टेबल पे बैठे हुए, हाँ तुम लोग एंजॉय करो। कह लगी सारे मेरे दोस्त खाना ही नहीं खा रहे थे आप लोगों की वजह से, आप लोग बैठे हुए थे। हाँ, मैंने मॉल का ये किया है कि अगर पब्लिक प्लेस में कहीं बड़ी जगह जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, ठीक है मैं भी मॉल में ही होंगी, वो सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजन के लिए, अल्लाह ना करे कोई ऊपर नीचे हो जाए हालात जैसे, तो मैं सिर्फ एक आई ओनली बी अ कॉल अवे कि उसने कॉल किया और मैं वहाँ पे होंगी। ये मैंने किया है। लेकिन अगर किसी रेस्टोरेंट जाना है या फ्रेंड के घर जाना है, आप फ्रेंड की माँ से बात कर लीजिए। देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे, जब मैं कनाडा में रहती थी ना, ऐसी बहुत सारी बच्चियों को मैंने देखा था जिनके पेरेंट्स, हमारी ज़ाहिर हमारा कल्चर डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है। आप किसी एक और मुल्क में लेकर जा रहे हो, अपने बच्चों को वहाँ पाल रहे हो, तो फिर आप इतनी ज़्यादा सख्ती अपने बच्चों पर जब करेंगे तो बच्चे रिबेलियस होंगे, चुपके करेंगे, और वो छुपके करेंगे 100%। और वो छुपके करते थे, बहुत सारी चीजें छुपकर करते करेंगे। आपने अपने बच्चों के साथ वो रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं किया, बिल्कुल। आपने उनको एक फ्रेंडशिप वाला वो पार्ट दिया ही नहीं है कि वो आपके साथ कोई चीजें शेयर कर सकें। आपने हर चीज पर अगर बच्चों को डांटेंगे, आप हर चीज पर सफोकेट करेंगे, बच्चों को जाने नहीं देंगे, बच्चे छुपके करेंगे आपसे। वो जमाना नहीं है कि आपने हमारी तरह जो ना करके बैठ जाए, वो नहीं है बिल्कुल। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है भाई? ओह नेक्स्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद देखते रहिए हमारी। अल्लाह, लोग कहेंगे अपनी अम्माओं की बुराइयां करनी, शर्म नहीं आती? बहुत डांट, अब लोगों को छोड़ो, अम्माओं से बहुत डांट नहीं तो बहनें मुझे डांटेंगी, तुमने सारी बातें जाके अम्मी के बता दी। लेकिन मेरी अम्मा बहुत जानू थी और सबकी अम्मा जानू होती हैं, लेकिन आपको ये समझ होना चाहिए कि कब अम्मी की सुननी है और कब नहीं सुननी, क्योंकि आप कभी कभार अपने किए हुए फैसलों से भी सीखते हैं, तो इसीलिए ये ज़रूरी है बात करना। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे माएँ, उनकी सारी बातें सही नहीं हो सकती, कभी कभार कुछ गड़बड़ें भी होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं और आपकी गट फीलिंग कह रही है कि नहीं ये सही नहीं है, तो थोड़ा सोचें समझें और अपना दिमाग भी लड़ाएं। तो मेरे पास इसका कार्ड है पैनिक कर जाने का। तुम्हारी बारी है। अच्छा, ये वैसे मैं पहले भी इस चीज़ का हो चुका हुआ है जिक्र। अभी जब मैं बातें बता रही थी कि अम्मी कुछ सिचुएशंस को लेके ना बड़ी जल्दी पैनिक कर जाती होती हैं। उसके अलावा अम्मी की एक ये चीज़ है कि अम्मी को अगर कोई, जैसे इन्होंने बताया ना कि लोगों की बातों को फ़ौरन कर देना, कि इनकार नहीं कर पाती हैं, तो अम्मी का भी सेम यही सिचुएशन थी कि ख़ुद को चाहे बीमार कर लेना। अगर किसी ने बोल दिया ना, फॉर एग्जांपल मैंने अम्मी को बोल दिया, अम्मी मेरी, आपको पता है कि अम्मी का कुकिंग का काम है और अम्मी देसी चीज़ें बहुत बनाती हैं और फिर उनका मतलब सेल भी करती हैं चीज़ें। अम्मी घर में बनाती हैं पंजीरी, ठीक है। अब अगर वो मैंने किसी को टेस्ट करा दी और अम्मी को बता दिया ना, अम्मी मेरी फ़लानी दोस्त को बड़ी अच्छी लगी थी, तो वो कह रही थी कि अपनी अम्मी से बनवा देना। ये मैंने फ्यूचर टेंस में कहा है, लेकिन अम्मी को नहीं पता कि ये फ्यूचर टेंस भी होता है, ठीक है। अम्मी चाहे बीमार हैं, कुछ भी हुआ है, अम्मी ने खड़े होकर, और वो बहुत मेहनत का काम है, ठीक है, बहुत मेहनत। हर चीज़ अलग अलग भूनो, हर चीज़ अलग अलग भूनो फिर बनाओ। मेरी बहन ने मुझे अब मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी है कि तुम्हारा ना मैंने नंबर ब्लॉक कर देना है, क्योंकि तुम अम्मी को बताती हो और अम्मी खड़ी हो जाती हैं वो चीज़ बनाने के लिए कि ये मैं बना लूँगी। अब उस दिन मेरी सास ने बोल दिया कि बाजी आपके हाथ का ना वो मिठाई बड़ी अच्छी होती है, तो हमने बड़े शौक़ से खाई। जिस दिन मैंने जाना था, जब मैं उम्रा करके आई हूँ, तो अम्मी ने आना था घर। अब अम्मी को ये था कि बेटी के घर जाना है, तो अम्मी कभी भी खाली हाथ नहीं आती हैं। दो मेरी ससुराल वाले बेचारे बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कभी कहा भी नहीं है, ना कभी शिकायत की ऑब्वियसली इस चीज़ की। मेरी अम्मी डोनट्स बना के लेके जा रही हैं। हालांकि डोनट्स मेरे ख्याल से अगर वो ख़रीद लेती तो सस्ते पड़ते, ठीक है। अम्मी को ये था बस मैंने अपने हाथ के बना के लेके जाने हैं डोनट्स। और मेरी बहन छुप के बना रही हैं। मेरी बहन बाहर गई है वो कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो काम वाली को कह रही है शुमाइला बाहर गई हुई, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। अगले दिन बीमार पड़ी हुई है। तो मेरी बहन ने कहा आपको ज़रूरत क्या है करने की, जब किसी ने नहीं कहा। नहीं, वो उनको शौक़ है ना, उनको अच्छा लगता है, उनको घर के खाने खाने का शौक़ है। अब मेरे एक दोस्त ने कह दिया आंटी आपके हाथ का अचार बहुत अच्छा है। अम्मी लगी नहीं है अचार लगाने उसके लिए कि अचार बना लूँ, वो फवाद तक पहुँच जाए अचार, चाहे खुद बीमार पड़ी हुई हैं। तो मैंने अम्मी से ये चीज़ नहीं सीखी, बिल्कुल भी नहीं सीखी
कि अगर मैं नहीं कंफर्टेबल तो मैंने नहीं बनानी है, मैं उनको कहूँगी भाई आप खरीद लें। हाँ, मैं नहीं बना सकती हूँ और ना मुझे आती है ये चीज़ बनाने। लेकिन मेरी अम्मी ने इनकार थोड़ी करना है। अगर अम्मी को कह दिया है तो अम्मी चाहे बीमार हैं, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, पाँव सूजे हुए हैं, जो भी है, मेरी अम्मी ने खड़े हो जाना है वो चीज़ बनाने के लिए कि ये तैयार होकर वहाँ उन तक पहुँच जाए, उन्होंने कहा है या नहीं कहा है। हाँ। और फिर बाद में मुझे फ़ोन करके कह रही है ना तुम्हारी वो सहेली के लिए वो पंजीरी बनवानी थी ना, वो मैंने बना दी। मैंने कहा मैंने आपको कहा ही नहीं, मैंने तो अभी सिर्फ तारीफ़ की थी कि वो बनवाएगी। अब मैं कहाँ लेके फिरती रहूँगी, वो अभी वो है ही नहीं यहाँ पे बना के बैठी। पता है ये भी हमारी जो आने वाली जनरेशन है इसमें दे नो, और वो हमें सिखाते हैं लर्न टू से नो। एग्जैक्टली। ना कहना हमारी अम्माओं को तो आता ही नहीं ना। अम्मी की भी, मेरी अम्मी की भी आदत है, किसी ने कुछ कह दिया कि काम करना है, बस बिज जाएंगी, तबीयतें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन वो लोगों के काम कराने सुबह से लेके रात तक, भाई कहाँ थी आप, कहाँ घूमी फिर रही, वो उसका जहेज तैयार करवाना है, उसकी बरी अरे आपको क्या ज़रूरत है, आपके हेल्थ इतने इश्यूज़ हैं। नहीं नहीं ना नहीं, वे तो बुरी बात है, उन्होंने कह दिया था। तो हमें थोड़ा सा सेंस है, हमारी जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि अगर उनके लिए वर्क नहीं कर रहा है तो बड़ा पोलाइटली वो एक्सक्यूज कर देंगे कि आई एम सॉरी। अब हमारे बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि कोई बुरी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। जब मेरी अम्मी के जिस ज़माने की अगर बात करें तो वहाँ अगर आप ना करें तो वो थोड़ा सा बुरा मान जाते थे। सही कह रहे हैं, बुरा मान जाते थे। तो इस वजह से शायद हमारी अम्मियाँ बेचारी, उनके अंदर ये चीज़ इतनी इनबिल्ट हो गई हुई है कि ना तो नहीं कर सकते कि अगला बंदा जो है वो माइंड कर जाए। जैसे अब अगर आपको कोई बहन भी फोन करती है ना, यार मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मैं नहीं अभी नहीं आना, मैं जा रही हूँ कहीं काम से, थोड़ी देर के बाद आना, तो वो बुरा नहीं मानेगी। लेकिन उस जमाने में अगर आप किसी बहन कह दे कि मैं आ रही हूँ और आप कहें कि नहीं आओ, ओहो ये तो मामले खराब। बिल्कुल बिल्कुल सही। स्केर्ड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर। अरे अच्छा, डरती थी? मेरी अम्मी बहुत डरती थी डॉक्टर के पास नहीं जाना। डॉक्टर के पास नहीं जाना, उसके बहुत सारे उनके ज़हन में रीजंस होते थे। एक तो वो समझती थी कि अगर मैं गई तो 4-5 बीमारियां निकलेंगी और मुझे एडमिट कर देंगे और बिला वजह बच्चे बेचारे परेशान होंगे, उनका खर्चा भी होगा। ये मतलब वो अजीब उनकी एक डिफरेंट सोच होती थी। वो बहुत खुद ही से अस्यूम कर लेती थी कि अगर मैं गई तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वो डरती भी थी शायद। और उसकी शायद एक वजह ये भी थी कि वो चीज़ मेरे अंदर आई है कि वो नेचुरल चीज़ें और सब वो बड़ा करती थी ना। सारी अम्मियाँ ऐसी होती हैं। ठीक है, तो वो खैर वो तो मैंने भी अडॉप्ट की है, मैंने भी अडॉप्ट की है, मैं भी नेचुरल चीज़ें उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन डॉक्टर्स के पास ना जाना जो है ना, वो एटलीस्ट मुझे नहीं होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है और आपको लगते हैं वो साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, मेरी अम्मी डॉक्टर के पास जो नहीं जाती थी ना, उसकी उनकी जो डेथ हो रही थी ना, जब वो कनाडा में आई थी तो मेरे हाथों में ही उनकी डेथ हुई थी। तो उस वक्त भी मैं अपनी अम्मी से कह रही थी कि अम्मा आपको हम डॉक्टर के पास ले जाएं। मतलब कि वो अनकॉन्शियस थी, लेकिन उससे भी वो खौफ खा रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाना। बल्कि उन्होंने वसीयत की थी कि अगर मेरी आखिरी वक्त आए, मेरी तबीयत ख़राब हो तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाना। मैं चाहती हूँ मैं जब जाऊँ इस दुनिया से तो मैं अपने बच्चों की शक्लें देखूं। मैं उन ख़तरनाक डॉक्टर्स की और वो मास्क पहने और ऑपरेशन थिएटर में वो वाली शक्लें मुझे नहीं देखनी। मेरी जितनी ज़िंदगी है अल्लाह ने दी है, मैं उतनी पूरी करूंगी, मुझे कोई एक लम्हा भी ज़्यादा नहीं दे सकता। वो उनका ये यकीन था, फेथ था। अच्छा, मेरी अम्मी भी इसी चीज़ से मिलती जुलती थी, लेकिन मेरी अम्मी पता है क्या थी, उनको डायबिटीज़ थी। डॉक्टर ने कहा अब आपको इंसुलिन पे जाना चाहिए। वो नहीं गई डॉक्टर के कहने पे इंसुलिन पे, वो वही दवाइयाँ खाती रही जिससे उनकी किडनीज ख़राब हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा आपको डायलिसिस पे जाना चाहिए, वो नहीं गई डायलिसिस पे। और जब चिड़िया चुग गई खेत होता है बिल्कुल एंड वो हो गया, क्योंकि वो इस मामले में बहुत ज़िद्दी थी। वही उनको गैंग्रीन हो गया तो वो पत्ते बांधती रही, हर्बल पत्ते लगाती रही, वो जख्म इतना बढ़ गया। वो इस तरह अम्मी करती थी और उससे हमें बड़ा दुख होता था कि हर चीज़ आपको खुद नहीं पता। डॉक्टर कोई साइंस है, वो बेचारा डिग्री लेके डॉक्टर बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा ना इस मामले तक जिद तक चली जाती थी। अम्मी भी डरती थी, वैसे मुझे लगता था कि वो डरपोक तो नहीं थी, लेकिन वो कहती थी इसको नहीं पता, बस ये हर्बल उसमें पता है, ये हर्बल कर लूंगी। जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो बेटर हो सकती है ना। ये मेरी सास करती है, उन्होंने बहुत नुकसान उठाया तोड़ के कर लेने। और अम्मी को हम लोग समझाते रहते हैं, अम्मी आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर को अवॉइड करती हैं। वो अमेरिका में थी, वो डॉक्टर को अवॉइड कर रही थी, जिसकी वजह से उनको एक इन्फेक्शन हुआ, वो फैल गया, वो उनकी हड्डियों में चला गया वो इन्फेक्शन, तो बात बढ़ गई। तो हम अम्मी को अब यही समझाते हैं, जो मेरी सास हैं, कि अम्मी आपको अगर कोई चीज़ हो, कोई बीमारी हो, कोई मसला हो, तो आपने बताना है, डॉक्टर को एक दफ़ा चेक करवाएं। टोटके करने से हर चीज़ बेहतर नहीं हो सकती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बहुत दफ़ा हम एंड लाइक टोटकों के बाद हम अम्मी को अस्पताल इमरजेंसी में भागते हुए लेकर गए,
क्योंकि वो किसी की सुनती ही नहीं थी। हम मतलब लाइक कितनी मुश्किलों से कन्वेंस कर करके यार डायलिसिस कर लें यार, इंसुलिन लगा लें, तो सब जब तक वो वहाँ तक पहुँची तो वो चीज़ें और ख़राब हो चुकी थी। और वाइस वर्सा अब्बू जो थे, डॉक्टर ने कहा अच्छा इंसुलिन लगा लो, वो मज़े से इंसुलिन पर आ गए, माशाल्लाह हेल्दी हैं, अभी भी चलते फिरते हैं। सो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपनी उस जिद की वजह से बड़े नुकसान उठाए फिजिकल अपने हेल्थ को लेकर, तो इसलिए मैंने उनसे ये चीज़ नहीं सीखी। मुझे लेकिन लगता निदा, है हम लोग भी बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो कुछ सालों के बाद हमारे बच्चे किसी शो में बैठे होंगे और हमारी बातें कर रहे होंगे। हम मेंटल हेल्थ को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, मुझे बताएं। मैं तो बहुत देने लगी, मैं भी बहुत मेंटल हेल्थ को, मैं तो क्योंकि आप बहुत इस फील्ड से हैं, ठीक है ना, आपका काम है। लेकिन मैं नॉर्मली जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम भी होता है, हमें जब ज़रूरत भी होती है कि किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए, हमें किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए। अगर किसी हस्बैंड और वाइफ के बहुत सारे झगड़े बढ़ गए हैं, तब भी वो अपनी बहन से शेयर कर लेंगे, भाई से शेयर कर लेंगे, कभी प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते। लेकिन देखिए इधर मैं ये कहूँगी कि वो शेयर करना भी बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन क्योंकि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। वो बात भी सही है। आजकल बहुत महंगी हो गई महंगी है। काउंसलिंग। लेकिन शाबिन, आप मुझे बताएं, शादी हो रही है, आपने मेन्यू पे लाखों खर्चा कर रहे हैं, अब वेन्यू पे खर्चा कर रहे हैं, आप बच्चों की कपड़ों पे, जेवरों पे खर्चा कर रहे हैं, कभी आप उस लड़की को या उस लड़के को किसी मैरिज काउंसलर के पास ले जाते हैं कि शादी से पहले छोटी छोटी जो चीज़ें क्रॉप अप होंगी बाद में, उसका आप थोड़ा सा उसको काउंसलिंग करें और थोड़ा सा अच्छा। और शर्मीन, बहुत सारे फ्री काउंसलर्स भी अवेलेबिलिटी है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है। मसला ये है कि गलत काउंसलर के पास भी तो चले जाएं तो बर्बादियां मच जाती है। लाखों रुपए हम डेकोरेशन पे खर्च करते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे ज़्यादा फूल हो, यहाँ पे कम फूल हो, यहाँ पे टेबल अच्छा हो। लेकिन अगर एक सेशन या 2 सेशन आप उन बच्चे और बच्ची को बिठा के आप ये दिलवा दें कि मैरिज के बाद ये प्रॉब्लम्स आपको आने हैं, मैरिज के बाद क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ये तो नहीं होते हैं कि आपकी सास कपड़े देके खुश होगी, आपकी सास के साथ आपको हैंडल कैसे करना है। और जॉइंट फैमिली में मैंने एक चीज़ जो मेरी अम्मी की बुरी थी, मैंने वो बहुत सीखी। मेरी अम्मी जब रिटायर हुई तो वो कंप्यूटर के आगे बस बैठ गई थी, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉक नहीं, कोई चलना फिरना नहीं, और उसकी वजह से वो बहुत जल्दी अपनी उम्र के हिस्से में बेड रिडन हो गई। वो मैंने अपनी अम्मी से सीखा कि मैं भी सारी ज़िंदगी एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन जब मैं 30s में थी मैंने तब से शुरू कर दी अपनी एक्सरसाइज और लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि मैं वो डसी हुई हूँ, देखा है मैंने अपनी अम्मी को। और ये तो हर बच्चे को करना चाहिए। जो सारी उम्र इतना एक्टिव रही, जब एक्टिव होना चाहिए था तब वो बैठ गई। सारी जवानी में तो हर कोई एक्टिव होता है, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने अपने खाने पीने का ख्याल रखा, लेकिन इस उम्र में खाना पीना नहीं सिर्फ मैटर करता, आपको आपकी एक्सरसाइज, आपकी वॉक, ये बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाती है। आपकी शुगर जो है वो मेंटेन रखना। वो हम कहते थे अम्मी क्यों खा रही है, मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी, शुगर इतनी बढ़ गई। तो ये मैंने अपनी अम्मी से सीखी कि आप हेल्थ को अवॉइड का चलना फिरना, आपकी हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहले है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बस कंप्यूटर पे बैठी हैं, कोर्सेज कर रही हैं, सीख रही हैं, स्किल्स सीख रही हैं, पर बैठे बैठे तो हम भी तो ऐसे करते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं, अम्मा आप बैठ जाए, अल्लाह अल्लाह करें, अम्मा आप ये करें, भाई उनको थोड़ा सा ले चलें, अपने साथ वॉक कराएं, उनको थोड़ा इंकरेज करें। और मेरी मदर इन लॉ ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने भी ऐसे ही किया, और मैंने उन दोनों की गलतियों किस से एज में हुआ ये आपकी मदर के साथ कि वो कंप्यूटर के सामने बैठ गई? बस जब रिटायर हुई, जब वो रिटायर हुई, 60 में रिटायर हो जाता है ना, रिटायरमेंट के बाद नो वॉक। और मैंने फिर अपने अब्बू को देखा, माशाल्लाह सुबह 5 बजे उठ के वॉक करने जाना, गाड़ी ड्राइव करके वो करीबी जो भी वॉकिंग एरिया होता था पार्क, वहाँ जाना रोज़ सुबह के उस पर। और अम्मी पूरी रात बैठी हुई कंप्यूटर पे, देर से सो रही हैं, देर से उठ रही हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं ज़िंदगी में। तो मैंने ये उनका देखा कि दिस इज़ रॉन्ग, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत डिसिप्लिन है और मैं रखूँगी। मैंने अपने आप बार बार बावर कराती हूँ कि हमने अपने घर का लाइफस्टाइल, ऐसे मेरे मियाँ भी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, मैं भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ। अच्छी बात है। तो मेरी ये मैंने अम्मी अपनी इतनी अम्मी से डिसिप्लिन्ड है कि मुझे लगता है मैंने उनका वो डिसिप्लिन नहीं सीखा, क्योंकि शी इज़ माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह इस एज में भी मुझसे आई वुड से 10 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव। कि हम कहते हैं हाय अम्मी कितनी हिम्मत माशाल्लाह से आप कर लेती हैं, कैसे कर लेती वो हैं। यही है, जहाँ वो She's out बैठेंगी and ना, about. उनको ये बात पता है हाँ, कि बहुत जहाँ smart. मैं सारे उनसे बुजुर्गों से ये कहूँगी, अल्लाह ना करे उनकी हेल्थ इश्यूज हों ना हो ऐसे, लेकिन अगर वो बैठे तो वो बैठ जाएंगे। हाँ हाँ ये मेरी अम्मी कहती हैं, इसलिए वो जब मैं उनको रोकती हूँ ना कि अम्मी ये काम ना करें, वो कहती हैं मैं बैठी ना तो मैं बैठ जाऊँगी, मुझे मत बिठाया करो। सही बात है। तो मैं अम्मी को, लेकिन खैर मैं उनको ये समझाती हूँ कि ओवर बर्डन ना किया करें। आप अगर कोई काम कर रही हैं तो बस उतना ही रखें कि ये नहीं कि बस
अगर 1 घंटा फ्री मिल गया तो उसमें भी कोई ना कोई जैम बनाने लग जाएंगे। देखिए अगर हम अपने माँ बाप को कोई तोहफा दे सकते हैं ना तो अपना वक्त होता है, आप उनको वक्त दें और उनकी छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करें। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने अगर कोई उनमें कमी रह गई, हमें भी बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे बच्चे पूरी करते हैं, तो अगर उनको आपको इम्प्रूव करें, उनकी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करें, उनको एक्सरसाइज की तरफ माइल करें, उनको मुझे अच्छा ये लगता है जैसे मैं अब्बू को बोलती हूँ ना, अब्बू आप ये प्रोटीन खाएं, आप ये खाएं, वो सुनते हैं ना। वो एक दफा मैं खरीद के दे दूंगी, अगली दफा से वो खुद करेंगे। वो सुनते हैं। अम्मी नहीं सुनती थी, अम्मी कहती चुप, तुम्हें नहीं पता। तो वो इतने बड़े होने के बाद भी हम उनके बच्चे ही थे। अच्छा नहीं, अब अम्मी मेरी हमारी भी सुन लेती हैं। अम्मी नहीं हो गई है कि नहीं, उनको अगर सजेस्ट करें कि नहीं ये नहीं, खैर हमसे ज़्यादा ही माशाल्लाह से अम्मी अपनी हेल्थ के मामले में ये मैं डूज में लिख कर आई थी कि अम्मी से मैंने कोशिश की ये सीखने की, जो कि मैं अम्मी के लेवल पे नहीं कर सकी। अम्मी ने 30 क्रॉस नहीं किया था। अम्मी बैक देन स्टार्टेड वाइटामिन्स, अपनी वाइटामिन्स अम्मी लेती थी, अपनी डाइट कंट्रोल अम्मी की माशाल्लाह से आज। हाउ ओल्ड इज शी? शी इज़ माशाल्लाह से इन हर 70s ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अम्मी ने बहुत अपना ख्याल रखा है, बहुत अपने आप को मेंटेन रखा है, अपने वेट को, अपनी स्किन को, अपने फेस को, अपने बालों को। वो चीज़ें काउंट करती है। जैसे लाइक मेरी अम्मी आखिरी वक्त तक दिमागी तौर पे बिल्कुल परफेक्ट थी। क्यों? कंप्यूटर के आगे बैठ के उन्होंने माइंड एक्सरसाइजेस तो करती रही, वो स्किल सीखती रही, वो सब कुछ। तो उनका दिमाग आखिरी वक्त तक चाको चौबंद था, जबकि जिस्म साथ नहीं दे रहा था। तो वो भी तो एक्सरसाइज है ना। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करें तो फिर, क्योंकि माँ बाप को ना उस हालत में देख के ना बहुत तकलीफ होती है, और बच्चों को बहुत होती है जब आपने उनको देखा है कि यार ये तो भागम दौड़ी जिंदगी में इतनी की है। दिल इतना कटता है ना देख के, जब आपके माँ बाप बिस्तर पर होते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दुनिया वाले बहुत यार, आज ख़ानदान वालों ने ना अम्मी को मैसेज कर के फ़ोन कर के बहुत डांट पड़वानी है। अच्छा, दुनिया वाले अम्मी का बेचारी मेरी अम्मी का इतनी बातें हो गई। खैर, अम्मी का ये इशू था कि अम्मी ने अपने सारे ज़िंदगी के जो डिसीजंस हैं ना, वो दुनिया वालों को सोचते हुए लिए। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। मतलब हम बहनों का ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई पसंद की शादी होगी, कैसे हो सकती है, दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। मैं जब मेरी सेपरेशन हुई, ओ माय गॉड दुनिया वाले क्या कहेंगे। उसके बाद जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, ओ माय गॉड दुनिया वाले क्या कहेंगे। अगर अब मैं कहीं, अब जो कि बहुत अरसे बाद मैं फ्रेंड्स के साथ अगर जा रही हूँ, रात को डिनर है, मैं अगर 10:30 11 बज गए, 11:30 बज गए, ओ माय गॉड दुनिया वाले क्या कहेंगे। मैं नहीं केयर करती, मैं कहती हूँ अम्मी, और मैं अम्मी को समझाती हूँ कि अम्मी दुनिया वाले तो फिर भी कहेंगे, क्योंकि दुनिया वालों का तो यही काम है। आज कह रहे हैं कल भूल जाएंगे, फिर कल वो किसी और चीज़ के बारे में कुछ कह रहे होंगे। तो हम अपनी ज़िंदगियों को क्यों मिजरेबल कर लें, इतना कंजस्टेड कर लें, डिफ़िकल्ट कर लें, ये सोचते हुए कि ओ दुनिया वाले वो 2 मिनट की बैठ के हमारे लिए बात कर लेंगे। बहुत सी चीज़ें मुझे लगता है कि लाइफ के डिसीजंस गलत ले लिए गए, सिर्फ ये इस डर से, इस सोच से कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। बहुत से डिसीजंस जो बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, वो बहुत डिले हो गए इस डर से कि नहीं दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। और उसमें ना बहुत कीमती टाइम ज़ाया हो गया निदा, बहुत कीमती टाइम निकल गया। बहुत एक गलत डिसीजन को खींचने के चक्कर में और बहुत से गलत डिसीजंस ले लिए गए। तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं बिलीव करती कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो आपको समझ में आ रहा है ना, हमें नहीं पता वो सही है या गलत है, वो सिर्फ टाइम ही बताएगा और इंसान का नसीब भी होता है। लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है, जिसमें आपका दिल खुश हो रहा है, आप वो करो, बिल्कुल करो। क्योंकि उससे बड़ा रिग्रेट वो है व्हाट इफ़ का, जो आप ज़िंदगी गुजार देते हो ना ये सोचते हुए कि व्हाट इफ़, काश मैं ये कर लेती, काश उस वक्त ये डिसीजन ले लिया होता, अगर मैंने दुनिया वालों की परवाह ना की होती। क्योंकि दुनिया वालों को दे डोंट केयर। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपनी बच्चियों की शादियाँ भाई के बेटे से करनी है, क्योंकि मेरा भाई, बड़ा भाई नाराज़ हो जाएगा ना, उसने तो बचपन से कहा हुआ है तुम्हारी बेटी मेरे घर आएगी, और भाई ने अपनी ज़िंदगी गुजार के चले जाना है, और आपने उन दोनों बच्चों को उस अजाब में डाल दिया जिनकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। क्या उनको दूसरे लोग दो पसंद हो, लेकिन वो क्योंकि बात हुई कि बड़े और जल्दबाजी में भी शादियां कर दी जाती कि मैं तो मरने, डेथ बेड पे हूँ, मैं तो मरने वाली हूँ, ये भी बहुत गलत है, या मैं मरने वाला हूँ, तो गलत शादियां हो जाती हैं, गलत जोड़ बन जाते हैं। भाई जब आप मरने वाले हैं तो आप मर जाएंगे तो क्या अगला भी साथ दोज़ख में छोड़ जाएंगे बच्ची को, कि वो जल्दी के चक्कर में आपने गलत शख्स से शादी कर दी। बच्चियों को फेंकना नहीं चाहिए ना, नहीं देखभाल के।
और शादी जैसे हम हमेशा कहते हैं, शादी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो एग्जैक्टली ये कोई आखिरी अल्टीमेट गोल क्यों बनाते हैं बच्चों अच्छा, का? सिर्फ एक और चीजें बहुत हमारी माएँ तो नहीं कहती थी, लेकिन बहुत सारे घरों में माएँ कहती है बेटा मर के निकलना, बेटा मर के निकलना, लाइक शादी के बाद मर के क्योंकि दुनिया वाले क्या कहेंगे। नहीं, ये जुमला इंडियन फिल्मों का है, ये पाकिस्तानी फिल्म, ये हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पिटो, आप कुछ भी हो, ये मर के निकलना वाला कोई जुमला हमारे। तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए वहाँ से, अल्लाह माफ बल्कि आप अपनी बच्चियों को इतना मजबूत बनाएं, बड़ी बात है, अपनी बच्चियों को इतना मजबूत बनाएं कि ये हो ही ना कि आपको मरना पड़े वहाँ पर। हाँ, मेरी अम्मी ने मतलब हम लोगों को एक छोटे से ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम ब्रेक के दौरान कह रहे थे सब लोग हमें डांटेंगे या बोलेंगे, बातें करेंगे कि हम अपनी अम्मा की बुराइयां कर रहे हैं। हम बुराई तो नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। हम अपनी अम्माओं से बहुत प्यार करते हैं और हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ अगर इश्यूज हैं, अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, लॉस तो हर एक में होता और है। अच्छाइयाँ कवर करने के लिए हमें 3-4 शोज करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ इश्यूज जो होते हैं वो हमने भी होंगे आज पेरेंट्स तो हैं, हम जो लेकिन भी हैं, हमारी आज तबीयत का तो जो है। शो था वो डिज़ाइन हमने इसलिए किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों की माओं में से कोई ऐसी माँ नहीं है जिन्होंने ये कहा हो कि तो हमारा घर खराब किया। हाँ, अल्लाह माफ़। लेकिन आज के शो का बेसिकली मकसद ये था कि बहुत सारी माओं पे इल्ज़ाम ये जाता है कि वो बेटियों का घर खराब करती हैं। हर जगह नहीं करती, लेकिन कहीं कहीं करती भी है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में आंखों से देखा, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा। मुझे लगता है कि जनरल कंसेंसस है कि अगर लड़की का घर ख़राब हुआ है, जैसे अगर लड़की ने ये डिसाइड किया है कि मैं नहीं मेरा गुजारा, तो वो माँ पे ऑटोमेटिकली ब्लेम आ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने फैमिली को, मतलब दूसरी साइड को ये बताना पड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ा कि मेरी माँ का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। इफ एनीथिंग मेरी अम्मी ने तो मुझे तुम्हारा केस अलग है, लेकिन वो माएँ जो इतनी कल्चर्ड और एजुकेटेड नहीं होती और उन्होंने वही पॉलिटिक्स अपने आबाओ अजदाद से सीखी होती है, वो कभी कभार उस बच्चे को पॉलिटिक्स में डालने की कोशिश कर जाती है। वो भी समझती है वो गुड फेथ में कर रही होती है कि वो अपने बच्चों का घर बचा रहे हैं। क्यों कहते हैं आपका नादान दोस्त, तो वो नादान दोस्त या नादान माँ बन जाती है कभी कभार। सो बेसिकली आज का शो ये समझाने के लिए था, आपका अपना भी दिमाग है और वो आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और निदा क्या होता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती भी हैं। जो आज हम अपने आप को बड़ा वो अक्लमंद समझ रहे हैं, या हम अपने मदर की जो बातें हैं उनको हमने आगे चल के उसको ऐसे ऐसे हमने मोल्ड किया, कुछ वक्त आएगा जो हमारे बच्चे हमारी बातों को जो है वो कर रहे होंगे कि तो अभी से करते हैं। कैसी बातें करते थे आप, क्या करती थी, क्योंकि वक्त के साथ आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। और देखिए मैं बताऊँ, हम वालिदैन जो है ना, हम थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। मैंने बहुत चीज़ें अपने अंदर चेंज की। अगर मेरी बच्चों ने मुझे कुछ कहा है तो मैंने की है, मेरे हस्बैंड ने की हैं, लेकिन हमारे वालिदैन जो है ना, हम उनको नहीं कह सकते थे। करना चाहिए। देखिए अब हमारी डिफरेंट था ना, तो उनका चीज़ों को डील करने का तरीका भी डिफरेंट था। अगर वही चीज़ें वो हमें बताएंगे तो आपका ज़माना डिफरेंट है, अब चीज़ें डिफरेंट तरह से आप लेकर चलते हो, तो हम उनके मशवरों को हर वक्त भी नहीं, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमें टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं उनसे, हमें अच्छा, करेक्ट कर रहे होते हैं। कोई फनी चीज़ें बताएं, चले अम्मी की कोई फनी चीज़ें, कोई फनी चीज़ भी तो होगी, आपसे शुरू करते हैं। फनी चीज़ मेरी मदर जो है वो फनी चीज़ तो थी, तो बहुत अच्छी आदत कि वो सुबह अपने रूम से निकलने से पहले बिल्कुल ठीक होके निकलती थी। मतलब हमने अपने अम्मी को कभी भी नाइट ड्रेस में, बुरे हुलिये में नहीं देखा। अम्मी माशाल्लाह हमेशा हर वक्त, मेरी मदर तो जब जवान थी तो साड़ियाँ वाड़ियाँ भी पहनती थी सब, लेकिन उनकी एक मज़े की आदत होती थी कि वो लिपस्टिक लगाती थी और फिर वो अपने रूम से बाहर निकलती थी। तो जाहिर है अब जो मदर की जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे भी अडॉप्ट करते हैं। तो मेरी एक सिस्टर जो है वो अभी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, अपीजा कहते हैं उनको, सुन रही होंगी, वो बड़ा डांटेंगे मुझे, तो मेरी बातें क्यों करती हो। तो उन्होंने बड़ा वो उस चीज़ को अडॉप्ट किया कि वो हमेशा, वो भी अपना बड़ा ख्याल रखती हैं, किट में रहती हैं, कमरे से रूम से निकलेंगी तो बाल बना के अपनी लिपस्टिक लगा के फिर निकलेंगी। तो बीच में जो है वो ज़लज़ला आया था 2008 में शायद, तो बहुत बड़ा ज़लज़ला। ओह अच्छा, हाँ। तो उसमें जो है वो उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि जब झटके आया तो उन्होंने कहा उठो उठो चलो भागे। तो वो समझिए सुबह हो गई है, उठी हूँ, उसे उठा, सबसे पहले उसने लिपस्टिक ली अब उन्होंने लिपस्टिक लगाई। बोले हस्बैंड कह रहे पागल तो नहीं होगी, लिपस्टिक छोड़ो उठो। तो उनको बेचारी इतना वो बंदा वो हो जाता है ना मी का वो, कि नहीं मतलब कि मुझे हर वक्त ठीक ही रहना है, मतलब बुरे हुलिये में नहीं निकलना या क्या। अच्छा, तो मेरी का बड़ा मजाक उड़ाते हैं
और कहते हैं कि आपको जो ना वो जान बचाने के लिए निकलना है और आप उस वक्त भी लिपस्टिक उठा रही हैं। और मेरी अम्मी के एक फ़नी इंसिडेंट है जो मैं तुम लोगों से शेयर करूँगी। मेरी अम्मी इतनी कॉन्फिडेंट थी, वो मेरा ख्याल से कारपेंटर या किसी दुकान पे गई कीलें वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी है वो, तो वो गलती से ना कुर्ता उल्टा पहन के चली गई। तो अब जब वो वहाँ पहुँची तो उस डरते डरते उस बंदे ने पॉइंट आउट किया, बाजी जी, मैडम जी, आपका कुर्ता ना उल्टा है। मेरी अम्मी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, अब घर जाऊंगी तो बदल लूंगी। वो जितनी भी उन्होंने बाजार में शॉपिंग करनी थी वो उस उल्टे कुर्ते में वो पूरी शॉपिंग। तो क्या करती, घर वापस जाके चेंज कहा करती? अगर कोई होता तो कर लेता ना। मेरी अम्मा को इतना किसी फिटिंग रूम में ढूंढ लेती। हाँ, मेरे अम्मा को उन्होंने पूरे दिन जो करना था काम गाड़ी से उन्होंने वो किया, उसी उल्टे कुर्ते के कॉन्फिडेंस के साथ। उनको कोई वो नहीं, मतलब अच्छा, इतनी कॉन्फिडेंट। मेरी अम्मी की बहुत मजे की एक चीज़ पे हम बड़ा हंसते हैं। जब कनाडा आई तो कनाडा में जो भी बंदा पहली दफ़ा आता है ना, नाइग्रा फॉल्स ज़रूर उसको शौक होता है कि इतना बड़ा फॉल है, हम नाइग्रा फॉल देखें। तो हम अम्मी को लेकर के, अम्मी चलें आपको नाइग्रा फॉल दिखाते हैं। कहती हैं हाँ। अच्छा, हम कह रहे हैं अम्मा ये देखिए कितना कुदरत की वो, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था नाइग्रा फॉल्स से। उनको पीछे जो लाल रंग के फूल थे ना उनको बड़े पसंद थे। कह रही मेरी यहाँ पे पिक्चर बनाओ। हम क्या, इसको छोड़िए, ये देखिए सनसेट हो रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। उनको मतलब कि सिर्फ रेड कलर के फूल उनको इतने पसंद थे। हाँ। जो वो उन्होंने इतने सारे फूल देखे वहाँ पर। हाँ। कहती बस मेरी यहाँ में, मैं बैठी हूँ ना व्हील चेयर पे थी वो, तो अब मेरी यहाँ से तस्वीर बनाओ। तो अब जब उनके वहाँ पे कनाडा में जब कवर पे भी जाते हैं हम लोग, तो लाल फूल लेकर जाते हैं अल्लाह के लिए। तुम लोगों के अम्माओं के हैं कोई फनी? हाँ, मेरी अम्मी का फनी तो नहीं, आई वुड से क्यूट है। अम्मी को एनिमल प्रिंट्स बड़े पसंद हैं। अच्छा। तो जहाँ अम्मी एनिमल प्रिंट देखती है ना तो वो खरीद लेती हैं। अच्छा। तो दे केम अ पॉइंट कि हमारे घर में कर्टन्स टाइगर प्रिंट के थे, रग्स चीता प्रिंट के थे, बेडशीट ज़ीब्रा प्रिंट की थी। और एक दिन हमारे घर में दावत थी तो ये सारे एनिमल प्रिंट्स के साथ अम्मी खुद भी टाइगर प्रिंट पहन के खड़ी हो गई। और हम लोग घर में एंटर, हमने कहा अम्मी आप कर क्या रही हैं? ये लग रहा है हम किसी जू में आ गए, क्योंकि सिर्फ एक जगह जिराफ प्रिंट, फिर लेपर्ड प्रिंट, फिर टाइगर प्रिंट, चीता प्रिंट, ज़ीब्रा प्रिंट, पूरा घर हमारा। और अब भी अम्मी जाती हैं बाज़ार, अम्मी बहुत अट्रैक्ट होती हैं। कोई चादर देख लें एनिमल प्रिंट की हो, कर्टन्स हो, रग्स रिप्लेस भी करने हो तो ढूंढती रहती हैं कि नहीं मुझे टाइगर प्रिंट नहीं मिल रहा, मुझे टाइगर प्रिंट मिलेगा तो मैं टाइगर प्रिंट लूँगी। तो आई फाइंड दैट वेरी क्यूट, क्योंकि वो उनको पसंद है एंड शी लाइक्स द कलर्स एंड शी लाइक्स द प्रिंट। लेकिन वो वही वाली बात है ना कि आदत पक्की हो चुकी है एंड शी सेज मैं क्यों चेंज करूँ? अच्छा, मेरी मुझे पसंद है तो पसंद है, बात खत्म। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। मेरी अम्मी की तो बहुत सारी ऐसी फनी चीज़ें थी, अगर आपके पास हैं तो। नहीं प्लीज़ आप बताइए। मेरी अम्मी क्या करती थी कि जब पहले ज़माने में होता था ना, जब कैसेट्स होती थी VHS पे, हम मिलके ना फिल्में देखते थे। हाँ। तो कोई इंडियन मूवी कोई ऐसी सब देख रहे थे साथ में, तो उनमें कोई ऐसा कोई सीन आ गया तो अब हर कोई जो ना वो बात करना लगे कि वो सीन ज़रा गुजर जाए तो फिर हम दोबारा ध्यान दें ना उसमें। तो वो कोई बहन उससे बात कर रही है, कोई उससे बात कर रही है, अम्मी कह रही ये देखिए शर्म नहीं आती इनको? ये देखिए क्या हो रहा है, ये कैसी फिल्में बना रही है, ये फैमिली के बीच में देखी जा सकती है। अब हम उसको अवॉइड कर रहे हैं और अम्मी जो है उस पर कमेंट्री किए जा रही है। अब इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती थी। कभी भी अम्मी को साथ बिठा के हम कभी कोई चीज़ नहीं करते थे। अम्मी ने पॉइंट आउट ज़रूर करनी है वो। तो वो बेचारी अपनी मासूमियत में करती थी। मतलब ये कैसे मूवी बनाई है कि फैमिली के बीच में मैं अपनी बच्चियों के साथ कैसे ये मूवी देखूँ, ये कैसे, ये तुम लोग कैसी मूवी देखते हो, ये करते हो। तो बड़ा वो होते थे। ओह माय गॉड। तो तुम्हारी अम्मा की मेरी अम्मी की बहुत सारी क्यूट चीज़ें हैं, जिनमें से एक ये आई थिंक वो यूनिवर्सल चीज़ है कि हमारी अम्मियों को डब्बों से बहुत प्यार हो। अल्लाह, हमारी बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी। अगर मैं डब्बा वापस ना लेके जाऊँ, मुझे कराची से वो वापस लेके जाना पड़ता है उसके अंदर कपड़े ठूंस के, क्योंकि ऑब्वियसली जगह नहीं होती है सूटकेस में। अम्मी कहती हैं अगर डब्बा वापस ना आए मैं खाना नहीं दूंगी, अगली दफ़ा तुम्हें चीज़ें नहीं दूंगी। तो मेरे मामू का बेटा है, वो हम लोगों के साथ ही रहता है, मतलब हॉस्टल में रहता है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है उसका हॉस्टल 6-7 साल से। अम्मी ने उसको एक पॉइंट पे खाना देना बंद कर दिया था और वो अब नए डब्बे लेके आता है रोज़। उसने अम्मी को डब्बे लेके दिए हैं, एक पूरा पैकेट, कि पप्पो आपने मुझसे डब्बे नहीं मांगने क्योंकि ये मैं घुमाऊंगा, क्योंकि वो भूल आता है चीज़ें। अम्मी ने उसको खाना देना बंद कर दिया था। तो अम्मी की ये चीज़ मुझे बड़ी क्यूट लगती है कि उनको अपने डब्बों से बहुत प्यार है कि मेरा जो डब्बा जहाँ जा रहा है वो वापस आना चाहिए। अभी भी जिसने मैंने बताया कि मेरे ससुराल में उन्होंने डोनट्स भेजे और मिठाई भेजी, मुझे कह रही है ना वो फलाना डब्बा ले आना। अच्छा, मैं अम्मी को और मेरी अभी ये ससुराल में आ गया, अब नहीं ये आएगा। मेरी अम्मी की क्यूट ये चीज़ थी माशाल्लाह। देखो वो PTV की डायरेक्टर रही, रिटायर भी हुई, तो अच्छी खासी पैसे वाली खातून थी, लेकिन
उनको होता था अगर लाइक मैंने कोई कपड़े रिटायर करने हैं तो मैं किसी और हेल्पर वेल्पर को नहीं, मुझे दे दो, मुझे तो उनको, हाँ ये क्या इतना अच्छा जोड़ा, नहीं मुझे दे दो। उनको ये होता था कि मुझे दे दो, लाइक सेकंड हैंड कपड़े दे दो। हालांकि हम उनको नए भी दिला सकते थे या दिलाते थे, लेकिन उनको होता था नहीं ये इतना अच्छा है, मैं इसको अपने साइज का करके पहन लूंगी। उनको ये था हमेशा से, मतलब हमारे या तो कोई इमोशनल उनको अटैचमेंट होगी या क्या कि हम हमारे ख्वाहिशारी भी हो सकती है, पता नहीं क्यों उनको कोई कमी नहीं थी क्योंकि मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी कोई बहन या कोई नीस अपने कपड़े पहन के उनको मैं कहती हूँ मुझे दे दो, मैं पहन लूंगी, एक तो हमारे शूट पे बहुत काम आते हैं। वो कहती थी ये क्यों रिटायर करी है, तो बिल्कुल सही है, सलामत है, ये तो मुझे दे दो। मेरी अम्मी इतनी पतली भी क्यूट हो गई है, थी। मेरी अम्मी इतनी क्यूट है कि कोई भी इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, अगर अम्मी का नया जोड़ा ना हो तो अम्मी इतना अपसेट हो जाती हैं। अम्मी कहती हैं मेरा तो फंक्शन में भी पूरा वक्त मूड ऑफ रहता है, आने के बाद भी मूड ऑफ रहता है, मैं अच्छी नहीं लग रही थी, नए कपड़े ही नहीं थे, पुराने कपड़े पहन के गई मैं। अम्मी का ये बचपन से हमने शौक देखा है कि अम्मी लाइक आई सेड बहुत वेल ड्रेस थी, लेकिन अम्मी को कपड़े बनाने का भी माशाल्लाह से बहुत शौक था, और हर इवेंट वो पूरा नहीं होता था जब तक कि अम्मी का नया जोड़ा ना बना। तो ये हाँ, बहरहाल अम्मियों जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, और हर बेटी अपनी माँ की फैन होती है। हमने अपनी अम्मी से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्योंकि आज टॉपिक ऐसा था कि वो बातें जो हमने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हुए हमने उसको थोड़ा इम्प्रूव किया, हमने वो बातें बताई। अदरवाइज अगर आप ये खाता खोलेंगे ना अम्मी की तारीफों का या अम्मी की अच्छी चीज़ों का, फिर तो प्रोग्राम्स ही ख़त्म हो जाएंगे। और हमने बहुत दफ़ा ऐसे प्रोग्राम्स किए भी हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि अब माओं को भी अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। वक्त के साथ साथ उनकी एजुकेशन ख़त्म नहीं होती, उनको भी सीखने की ज़रूरत है। और बहुत सारी माएँ ये काबिल हो गई हैं इसके, वो चाहे इंस्टा या से बहुत सारे कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज करती हैं अपने बच्चों को। बहुत सारी मैंने माओं को देखा है अपने बच्चों को पढ़ाने की खातिर वो दोबारा से पढ़ रही होती हैं कि हम उनको पढ़ा सकें, वो कनेक्शन हम बिल्ड कर सकें। सो आजकल की माएँ काफ़ी सीख रही हैं, और बहुत वो लोग कहते हैं ना हमने तो 9 बच्चे पाल लिए, ये क्यों नहीं पाल पा रही। ये इसलिए नहीं पाल पा रही कि ये चाहती हैं कि वो जो 2 बच्चे हैं ना उनको मैं परफेक्ट चीज़ सिखा दूँ, पढ़ाऊँ भी मैं खुद, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल भी रखूँ हर तरह से। तो ये बच्चे थोड़े से मुश्किल हैं, और इसलिए बहुत मुश्किल है। मैं ये सोची थोड़ा जो है पालना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे चीज़ें चेंज हो गई हैं। मुझे लगता है कि अब बच्चे बहुत आसान हैं और बहुत अच्छे हैं और बहुत क्लियर हैं अपने थॉट्स में। आपका बच्चा बड़ा हो गया, क्लियर बहुत है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको ना कोई क्रूकेड वेज नहीं आते हैं। वो बिल्कुल सीधी बात करने वाले हैं और ना दिल में रखने वाले हैं। मुझे तो लगता है ऐसे बच्चों को समझना ज़्यादा आसान है। नहीं, ये तो है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना वो कांस्टेंट एंटरटेनमेंट मांगते हैं। कि मेरी बेटी तो अभी छोटी है ना, तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को लेके बोर भी हो जाते हैं कि हमें एक कांस्टेंट एंटरटेनमेंट चाहिए। हम ऐसे नहीं थे। सुनो, गलती हमारी है, वो नहीं मांगते, हमें लगता है हमें देना है। हाँ, ये भी हो सकता है। वो एक्चुअली हम कर रहे हैं। उस दिन कोई आई हुई थी साइकोलॉजिस्ट, वो यही बता रही थी कि अगर आपने उसको अच्छे स्कूल में डालना है तो उसको नहीं जाना। हाँ, ये उसको हमें क्या पता, सही बात है, हम भेज रहे हैं। ये अगर उस अच्छे ग्रेड्स चाहिए, वो अभी इतना छोटा है बच्चा, उसको नहीं चाहिए, हमें चाहिए, क्योंकि हम बहुत कंपेटिटिव हो जाते हैं। हम अपनी जिंदगी कि हमारा अटेंशन का स्पैन कितना छोटा होता जा रहा है। अब पहले हम वीडियोस बड़ी फिल्में देखते थे, फिर वो वीडियोस पे आई, अब वो रील्स पे आई। अब मैं रील को भी मैं 2 स्पीड पे देखती हूँ, डबल स्पीड पे मैं देखती हूँ, और वॉइस मैसेज भी हम डबल स्पीड पे सुनते हैं। पेशेंस नहीं रहा ना, हम खुद वी रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। सो हम अपनी बातें करने लगे, अब प्रोग्राम खत्म हो गया है। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अम्मियाँ बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन अम्मियाँ भी, माएँ भी इंसान होती हैं। वो भी वक्त के साथ, उम्र के साथ सीखती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं वही फार्मूला हो और वही ठप्पा हो। आपके अपने एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, आप उनसे एक्सपीरियंस हासिल करें, लेकिन दिमाग अपना इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।